एनाटॉमिकल प्लेन और बॉडी कैविटी हम साथ में पढ़ेंगे आगे। मार्फन सिंड्रोम और एसएलई बीमारी जो है वो ऑटो इम्यून बीमारी है जो इंटेगुमेंट्री में आएगी। मार्फन आएगा कार्डियक के अंदर और एसएलई आएगा इंटेगुमेंट्री स्किन के अंदर। कार्डियक सिस्टम जब पढ़ेंगे तो एनर्जी के सोर्स वगैरह सब बता देंगे। जितने भी आपकी क्वेरीज है वो सारी आगे कवर हो जाएगी, है ना। पेन का चलिए, तो हम फिब्रिनोजन की बात कर रहे थे। फिब्रिनोजन जो है ये पिक्चर है हमारे आपसे पहले 2 बैच पहले के स्टूडेंट है, इनका नाम है फिरोज खान। फिरोज खान जो है नॉर्थ सेट थर्ड में इनकी रैंक थी 22,000 और कुछ भी नहीं हुआ वाली कैटेगरी में थे ये। रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, समझे बात को, रिजल्ट नॉट फाउंड, वो कैटेगरी में थे ये। तकरीबन मार्च में इनका एक मैसेज आता है, क्योंकि नॉर्मली अब आप इतने लोग बैठे हो तो आपका कब क्या एग्जाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा, हम तो एक एक का हिसाब रखते नहीं है। मार्च के अंदर इनका एक मैसेज आता है कि सर मेरा लास्ट नॉर्थ सेट में ये हुआ कि मेरा वो कुछ भी नहीं आया, ये रैंक है मेरा, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने बोला आपको पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो इन्होंने उसके बाद में रोज़ सुबह 6 बजे उठना, 6 बजे रोज़ क्लास लेना यूट्यूब के ऊपर, और अप्रैल मई जून मार्च अप्रैल मई जून के अंदर था एग्ज़ाम, 3 जून को ये जो नॉर्थ सेट 4 3 जून को एग्ज़ाम था, 212 रैंक थी। और आज इन्होंने एम्स जोधपुर ज्वाइन किया है, उसी का रिजल्ट का 212 रैंक थी, और इसको इनको एम्स जोधपुर के आईसीयू का फोटो है, समझ लो बात को। तो कहने का बेसिक मतलब है कि आपके प्रीवियस रिजल्ट क्या रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पहले रिजल्ट क्या रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप जहां हैं यहीं से शुरू करें, आप माने कि मेरे को अभी 0 आता है और वहां से आप 0 से हीरो बन सकते हैं, और जो चाहो वो रैंक ला सकते हो, और जो चाहो वहां जॉब लगा सकते हो। ये बहुत बेसिक है। इनका इंटरव्यू भी है हमारे चैनल के ऊपर, जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो आप देख सकते हो। फिरोज के साथ में हमारा लास्ट नॉर्थ सेट 2000 मतलब नॉर्थ सेट 4 नॉर्थ सेट 5 के इंटरव्यू तब आने शुरू है, तो वो बच्चे भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये नॉर्थ सेट 4 का बच्चा है। और नॉर्थ सेट 3 में इनकी 22,000 या समथिंग रैंक थी, जहाँ इनका कोई परसेंटेज था ही नहीं बिल्कुल, और सिर्फ 3-4 महीने की एक डेडिकेटेड पढ़ाई की इन्होंने, बहुत एकदम अलग लेवल की पढ़ाई की इन्होंने। जब ये सेलेक्ट हुए तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो में उन्होंने पूरा अपने घर के दीवारें सब जगह पे इन्होंने जो है पूरा ऐसे लिख रखा था, है ना, जो पढ़ते थे। मतलब एक आदमी डूब के जब पढ़ता है ना, तो उस तरह की पढ़ाई थी इनकी। तो सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई में इतनी अच्छी रैंक, और जहाँ इनका जॉब चाहिए था जोधपुर एम्स में इनको जॉब चाहिए था, वहाँ जॉब लग गया। तो कहने का बेसिक मतलब है कि सिर्फ आप अपने तकदीर को बदल सकते हो एक डिटर्मिनेशन के साथ में। यू हैव टू टेक ए डिटर्मिनेशन ले, संकल्प ले। संकल्प में सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्पित हो और ये वर्दी आपको भी मिल जाएगी, और पहली ज्वाइनिंग आईसीयू में ही होती है यहाँ पे, तो है कि नहीं। तो सेम टेबल पे जाके आप खड़े हो जाओगे, दैट इज अ सिंपल वे। लेकिन एक संकल्प के साथ में जाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को भी जो है ये वर्दी पहनना है, दैट इज वेरी बेसिक, है ना। तो वो कहता है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो यू हैव टू बी, आपको कोशिश करना पड़ेगा, और संकल्प के साथ में कोशिश करना पड़ेगा। मुश्किल नाम का कुछ होता ही नहीं है, और वो पाया जा सकता है। अगर फिरोज कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ, है ना, कि जिसका रैंक कहाँ 22, 23, 25,000, कहाँ रैंक कोई मतलब ही नहीं, और कहाँ 212 रैंक, और वो भी इतना टॉप रैंक के साथ में, ऐसे सिर्फ 3 महीना। और वही मान लो मार्च में इन्होंने जब 25,000 रैंक है, मेरा कहाँ होता है, कुछ भी नहीं करते तो आज कुछ भी नहीं होता। वही कहीं आप ही की तरह साथ में बैठे रहते, और कोचिंग कभी इस कोचिंग कभी उस कोचिंग, लेकिन नहीं, अलग तरीके से किया तो अलग रिजल्ट आ गया, दैट इज द सिंपल वे, है कि नहीं। तो हम पढ़ रहे थे फिब्रिनोजन एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, और हेल्प करता है ब्लड कोएगुलेशन के अंदर, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। हमने बोला फिब्रिनोजन फर्स्ट नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है। पूरी क्लॉटिंग की मैकेनिज्म के अंदर ध्यान रखना, पूरी क्लॉटिंग की मैकेनिज्म के अंदर जो आखिरी प्रोसेस होता है, कोएगुलेशन को पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, पूरी क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है जो आखिरी प्रोसेस होता है, क्योंकि कोएगुलेशन को पढ़ने से पहले आपको
प्लेटलेट का पता होना जरूरी है, नहीं तो कोगुलेशन समझ में नहीं आता। इसलिए मैं ब्लड सेल से पहले कोगुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। पर पूरी क्लोटिंग की मैकेनिज्म में जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है कि ये जो फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन जिसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन के अंदर, और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन सेकंड नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन सेकंड, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है ना ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, मेरे ब्लड में रहते तो है लेकिन इनएक्टिव होते हैं। तो मेरे ब्लड में थ्रोम्बस या क्लॉट नहीं बन सकते क्योंकि एक्टिव ही नहीं है। लेकिन जब ये एक्टिव होंगे तो इनकी फॉर्म बदलेगी। तो जब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है तो थ्रोम्बिन बनाता है, और ये थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव होकर क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। जब थ्रोम्बिन एक्टिव होएगा तो ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो कि सेकंड नंबर क्लॉटिंग फैक्टर की कौन सी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। और ये फिब्रिनोजन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, फर्स्ट नंबर जो इनएक्टिव फॉर्म में है। और जब थ्रोम्बिन के कनेक्ट में आएगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में। और फिब्रिन एक लास्ट प्रोडक्ट है जो कि कोएगुलेशन करता है। कोएगुलेशन के मैकेनिज्म में लास्ट प्रोडक्ट फिब्रिन होता है। तो इस तरीके से मैंने बोला कि फिब्रिनोजन वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड को क्या करवाती है, कोएगुलेट। अगर मान लो फिब्रिनोजन को हटा दो तो थ्रोम्बिन किसको एक्टिव करेगा और कैसे कोएगुलेशन होगा, कंप्लीट होगा ही नहीं। तो बिना फिब्रिनोजन के क्लॉटिंग की मैकेनिज्म कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। दिस इज द लास्ट स्टेप, और ये इसमें कन्वर्ट होता है। जैसे बर्फ पानी एक गेम होता है ना, आपने कभी जिंदगी में खेला हो, तो जो बर्फ होता है वो जम जाता है, और जैसे ही उसको टच करके वो पानी कर देते हैं तो वो पानी हो जाता है। तो ये सारे के सारे पहले तो बर्फ हो रखे होते हैं इनएक्टिव, और जैसे ही दूसरा आके इसको टच करता है ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाते हैं मतलब इनकी एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म अलग होती है, इनएक्टिव फॉर्म अलग होती है। कोएगुलेशन की मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट बन जाता है फिब्रिन मैस, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, फर्स्ट नंबर क्लॉटिंग फैक्टर। तो फिब्रिनोजन इज एन इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन दैट हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। तो 3 प्लाज्मा प्रोटीन होगी। पहली कौन सी, एल्ब्यूमिन। व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ एल्ब्यूमिन, ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाना। दूसरा कौन सा हो गया, और ग्लोबुलिन का काम क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, बॉडी में एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाना। और दूसरा मेजर काम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेके जाना बोन मैरो तक, जहाँ की ब्लड का प्रोडक्ट बने, जो फॉर्म प्रोडक्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट। उसमें स्पेशली आरबीसी को बनने के लिए जो जो कच्चा माल चाहिए वो ले जाने में मदद कौन करता है, ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन खुद आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को बनने में भी मदद करता है, हिम प्लस ग्लोबिन, दैट इज ग्लोबुलिन। तो हीमोग्लोबिन जो बनता है आरबीसी में, वहां पे भी ग्लोबुलिन का रोल है। तो मतलब हमारी ब्लड सेल के बनने में मदद करता है। और तीसरा हो गया फिब्रिनोजन। अगर ब्लड बन गया तो बनने के बाद में वो बाहर ना निकल जाए, उसके लिए इस मैकेनिज्म का होना जरूरी है। और इस मैकेनिज्म का जो सबसे हीरो फैक्टर है वो है फिब्रिनोजन, फर्स्ट नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, दैट कन्वर्ट इनटू द फिब्रिन एंड फॉर्म ए मेस, एक जाली बनाता है। जैसे एक सिंपल कंसेप्ट है, मान लो ये मेरी ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल में यहाँ पे क्या हो गया, छेद हो गया, तो यहाँ से तो खून बह जाएगा सारा। ये मेरी ब्लड वेसल है, मैंने यहाँ पे कैनुला डाला किसी मरीज के, मैंने छेद कर दिया, है कि नहीं है भाई। जैसे होता है ना गाड़ी का ट्यूब होता है या गुब्बारा होता है, उसमें हम छेद थोड़ी करते हैं क्योंकि हमें पता है छेद कर दिया तो हवा निकल जाएगी तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन हम किसी भी मरीज के हॉस्पिटल में आते ही कुछ भी इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, चलो पकड़ो, अबे छेद कर रहे हो, नहीं भरा तो, छेद ही रह गया तो, खून बह जाएगा पूरा तो, हमारा नहीं बहेगा, क्यों, फिब्रिनोजन है ना, हमें पता है। तो क्लाइंट है फिब्रिनोजन, तो हमें पता है कि हम जैसे ही उसको निकालेंगे तो वहां से क्या आएगा, खून। तो हम कहेंगे बाबा जी 5 मिनट दबा के रखो, क्या करके रखो, 5 मिनट दबा करो। 5 मिनट इसलिए क्योंकि हम एक बूंद भी बहने नहीं दे रहे। तो बोले मैं तो दबाओ, बोले तुम हाथ को लटकाओ तो 5 मिनट बाद में वैसे भी बंद हो जाएगा, और 5 मिनट में कुछ लॉस हो जाएगा क्योंकि हमने थोड़ा छेद बड़ा किया है। तो हम क्या कहते हैं, 5 मिनट दबा के रखो, फिर हाथ हटा दो, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जादू किसने किया, अंदर जाली बना दी और इतनी जबरदस्त नेट बनाई कि एक आरबीसी भी बाहर नहीं आ सकती। तो 0 ब्लड आया, उसमें से कुछ भी ब्लड नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि आप अगर पंचर भी कर दोगे तो उसमें अंदर से भरने की मैकेनिज्म है। और उस मैकेनिज्म को कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं, कोएगुलेशन मैकेनिज्म, बॉडी का क्लॉटिंग मैकेनिज्म। जिस मरीज के ये मैकेनिज्म फ्लॉप होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें कोएगुलेशन की मैकेनिज्म नहीं होती है, उनके हम जगह जगह पे पंचर नहीं करते हैं। क्या इसको आईएम इंजेक्शन मत लगाना, नहीं तो खून रुकेगा ही नहीं, इसके कैनुला मत लगाना, नहीं तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, हीमोफीलिया, ये मैकेनिज्म फ्लॉप होती है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर होता ही नहीं है, फैक्टर 8 नहीं होता है। अब 8 नहीं होता तो मैकेनिज्म यही रुक गई, आगे तो बढ़ी नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म को चलने के लिए सारे के सारे होने जरूरी है।
तो इस मैकेनिज्म का फ्लॉप होने पे मरीज में ब्लीडिंग नहीं रुकती है, ऐसा हम बोलते हैं। और इसमें इस पूरी मैकेनिज्म का जो लास्ट पार्ट है वो कौन है? फिब्रिनोजन। वैसे मैंने बोला सारे क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? प्रोटीन ही है जो प्लाज्मा में होती है, लेकिन सभी के नाम नहीं लिख सकते हम। तो हमने बोला इसमें पंच आदमी कौन है, उसको आगे लाओ। जैसे गांव में एक पंच होता है, तो पंच आ गया मतलब पूरा गांव आ गया, और पंच नाराज है तो पूरा गांव आ जाए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पूरा गांव है, उसका पंच कौन है? ये है। और इसकी हाँ में सब हाँ करते हैं, भाई साहब ने बोल दिया तो हम भी साथ है साथ। तो ये फिब्रिनोजन ने बोल दिया तो क्लॉटिंग हो जाएगा, और यही नहीं आया तो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म क्या हो चुकी है? फेल। ऐसा। तो ये तीसरा नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, तो सॉरी तीसरा नंबर प्रोटीन है। पहला प्रोटीन कौन सा? एल्ब्यूमिन। दूसरा कौन सा? ग्लोबुलिन। और तीसरा कौन सा? फिब्रिनोजन। सो मेरा प्लाज्मा है, इसमें दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट तो क्या हो गया? मेजर पार्ट तो क्या हो गया? फ्लूइड, जो लगभग 92% 3% है, और 7 to 8% क्या पाए जाते हैं? सॉल्यूट्स। और सॉल्यूट्स में दो है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में मेजर क्या है? प्रोटीन। अच्छा, इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें ग्लूकोज है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, और इन सब की अपनी अपनी छोटी छोटी इंपॉर्टेंस है हमारे पूरे प्लाज्मा में। तो पहला तो ये मेजर हो गया प्रोटीन। प्रोटीन के बाद में मैं बात करूं, जैसे मेरे प्लाज्मा में प्रोटीन के अलावा दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। वी ऑल नो प्लाज्मा कंटेन ग्लूकोज, और ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू होता है वहां पे कितना? 70 to 110 mg/dl। ये नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है। आपने सुना होगा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। तो प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल होता है 70 to 110 mg/dl। और ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है? सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल का जो प्राइमरी फूड है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बॉडी का। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? ग्लूकोज। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ग्लूकोज। all nutrients ultimately converts into the ग्लूकोज। सभी न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्लूकोज में। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। सभी न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और इसमें कार्बन एटम है इसलिए ऑर्गेनिक है। प्रोटीन, ग्लूकोज। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ह्यूमन बॉडी का ग्लूकोज है। सारे न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली, सारे न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अल्टीमेटली टूट के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्योंकि मेरी बॉडी की सेल क्या खाती है? ग्लूकोज। बॉडी की सेल जो है वो फैट नहीं खाती है, प्रोटीन नहीं खाती है, वो ग्लूकोज खाती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जाके यूज होता है मेरे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड दैट मेक द एनर्जी एटीपीज। ग्लूकोज को यूज करके क्रैब साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एटीपी का जनरेशन होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लॉटिंग फैक्टर की हमने बात कर ली, ग्लूकोज की हमने बात कर ली, और इनऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक था ज्यादातर, इनऑर्गेनिक के अंदर ज्यादातर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इनऑर्गेनिक में ज्यादातर पाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इनऑर्गेनिक में पाए जाने वाली इन इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सी चीजें होती है इनकी हम बात करें। इलेक्ट्रोलाइट में मेजर क्या क्या चीज होती है? तो एक है आपका सोडियम। वी ऑल नो 135 to 145 मिलीकुलेंट पर लीटर सीरम सोडियम लेवल हम पढ़ते हैं। सोडियम, क्लोराइड, 97 to 107 मिलीकुलेंट पर लीटर। सोडियम और क्लोराइड दोनों, इनको साथ में मिला के हम बोलते हैं NaCl, नमक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्यों है? क्यों चाहिए वो? क्योंकि बॉडी के लिए नमक लाइफ सेविंग, असेंशियल फॉर लाइफ, फॉर ह्यूमन बॉडी नमक इज असेंशियल फॉर लाइफ। सोडियम एंड क्लोराइड ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सोडियम एंड क्लोराइड। ध्यान रखना यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक कैटाइन है एक एनाइन है, प्लस और माइनस, Na+Cl-। प्लस को हम क्या बोलते हैं? कैटाइन। ये सोडियम है ना, इसको बोलते हैं कैटाइन, और Cl- को हम बोलते हैं एनाइन।
कैटाइन और एनाइन की दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियस बात करूं, एक एग्जाम का बहुत फेमस सवाल है, मेजर, देखो सोडियम सेल के अंदर है या सेल के बाहर है? सोडियम सेल के अंदर है या सेल के बाहर है? हैं? बाहर है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट इज ब्लड। मैं जब ब्लड की बात करूंगा तो सेल के अंदर मत घुसना तुम। यस और नो? ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। कई बार ये होता है ना कि हम बात किसी और की कर रहे हैं, हम घुस कहीं और जाते हैं। एग्जाम में सवाल के गलत होने के यही खास रीजन है, सवाल पूछ और कोई रहा है, तुम जवाब कुछ और दे रहे हो, इसलिए सवाल गलत होते हैं। वो एक आदमी का इंटरव्यू था, अंदर गया तो उसने पूछा कि भाई नाम, मतलब देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, और देश के प्रथम राष्ट्रपिता कौन है, और देश कब आजाद हुआ, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे इंटरव्यू में। दूसरा एक बार बैठा था, जैसे हमारे कॉलेज में वाइवा चलते थे ना, तो जैसे वो आता था क्या पूछे क्या पूछे, तो उसने बताया कि वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपिता कौन है, और देश कब आजाद हुआ। तो बोले आंसर भी बता दे साथ में, क्या प्रश्न बता रहा है सिर्फ, क्योंकि उसको आंसर भी आते नहीं थे। तो बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री है, और राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, और देश आजाद हुआ 1947 के अंदर। दोनों याद नहीं रहते हैं, आंसर याद कर लेता हूँ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और 47। कि बोले सर मैं आई कम इन सर, बोला आ जाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देश 47। सर बैठ जाओ। नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले बाप का नाम क्या है? महात्मा गांधी। पैदा कब हुए तुम? 1947 में। बोले धक्का देकर बाहर निकालो इसको यहां से। क्या किया उसने? रटा। समझा नहीं, पूछ क्या रहा मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको खुद का नाम नहीं आता था, पिता का नाम नहीं पता है, पैदा कब हुआ, वो क्या पूछ रहा है उसके दिमाग में है ही नहीं, रट गया। सर ने बता दिया है, सर ने बताया है बी है, सर ने बताया बी है। अबे देख तुले पूछ क्या रहा है, सर ने तो बी बताया है कि नहीं है? सर ने बी बताया किसी और का जवाब। हमने क्या किया? हमने चीजों को रटा। एग्जामिनर क्या कह रहा है, वो अपनी रामायण गा रहा है, हम अपनी तरह से जवाब दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा। एग्जामिनर को पता है कि आप क्या पढ़ के गए हैं। एग्जाम की एक मजेदार बात है, पता है क्या? कि आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि आपको आता नहीं है। अगर एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि इसको डायबिटीज नहीं आती, तो डायबिटीज के ही सारे सवाल देगा। पर एग्जाम की एक खास बात होती है कि एग्जामिनर को नहीं पता कि तुम्हें नहीं आता है, तो उस चक्कर में हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि पूरा पढ़ के चले जाओ। एक मूवी आपने देखी होगी, हवाई जहाज के ऊपर वो लगा देता घर वाला पंखा। बोले ये काय को लगाया है? बोले कि चुप चुप, तुम्हें पता है घर का, मुझे हवाई जहाज को थोड़ी पता है। उड़ जाएगी, इसके पंखा होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। तो तुम ऐसे अगर पंखे लगा के जाओगे कि तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना। क्योंकि वो आना जरूरी है, क्योंकि कोई चीज सही जगह पे सेट होगी तब उसका जवाब सही बनेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि हम अगर सेल की बात कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करेंगे। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है वैल्यू, और 135 बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और ये कैटाइन है, तो हम बोलते हैं कि मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन कौन है? तो सोडियम। और मेजर इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन कौन है? तो क्लोराइड। तो ये दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन और एनाइन है। सोडियम को मैं क्या बोलता हूं? मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन। मेजर मतलब सबसे ज्यादा, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और कैटाइन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव आयन, इसको बोलते हैं कैटाइन। और क्लोराइड को मैं क्या बोलूंगा? मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन। एक्स्ट्रा, क्योंकि हम बात एक्स्ट्रा सेल की कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यहां पे देखो क्लोराइड का चार्ज नेगेटिव है, सोडियम का चार्ज पॉजिटिव है। तो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन, वन इज कैटाइन एंड वन इज एनाइन, वन इज सोडियम एंड वन इज क्लोराइड, वन इज सोडियम एंड वन इज क्लोराइड। ठीक है? अच्छा, सेल के अंदर भी होता है, अंदर होता है, वो है पोटेशियम और फास्फोरस। सेल के बाहर पोटेशियम ज्यादा नहीं होता है। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं पोटेशियम, तो इसका लेवल है 3.5 टू 5.1। कहां है ज्यादा? कोई ज्यादा नहीं है। ये सेल के अंदर है या बाहर? अरे बाहर है भाई, फिर अंदर घुस रहे हो तुम। मैं तब से आया हूं जब से यही कह रहा हूं, मैं सेल के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं। ये बाहर है, ये 3.5 बाहर है, बहुत कम है।
कहां 3.5, कहां 145, कम है कि नहीं है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है ये अभी एट प्रेजेंट। मैंने मेजर वर्ड यूज नहीं किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेजर इंट्रा सेलुलर कैटाइन, तब जो आप पोटेशियम है सेल के अंदर अगर मैं बात करूंगा तब पोटेशियम इतना नहीं होगा। सेल के अंदर होता है 155, 155, बाहर 155 हो जाए तो 7 जन्म एक साथ मरो, एक बार नहीं 7 बार, क्योंकि ये 7 होते ही मर जाता है आदमी, है कि नहीं है? 5 का 7 होते ही आदमी के अगरबत्ती लगनी शुरू हो जाती है, 8 9 पे तो खत्म है, तो 147 पे तो 7 बार एक साथ मरेगा। होता ही नहीं होता है? क्योंकि आपके 7 जन्म होते तो 7 जन्म एक ही साथ मर जाओगे कि 7 बार का एक बार निपट गया, 147 हो गया। जबकि सेल के अंदर 147 है तो हमें कोई दुविधा नहीं, हम सबकी सेल के अंदर 147 है। तो सेल के अंदर अगर है तो 147 है, कोई समस्या। लेकिन बाहर कितना होना चाहिए? 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेजर नहीं है, कम है ना? एक्स्ट्रा सेलुलर में इसका पार्ट जो है वो कम है। कितना कम है? ओनली 5। जबकि सोडियम कितना है? इतना डिफरेंस क्यों है? ये 145 है, ये 5 ही है, क्योंकि पोटेशियम इज नॉट ए लाइफ सेविंग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम इज ए लाइफ सेविंग इलेक्ट्रोलाइट। जो चीज एसेंशियल है वो हमेशा हमारे साथ में रहेगी। मैंने कहा पानी एसेंशियल है, हमेशा साथ में रखते हैं, ट्रेवल करते तो साथ में रखते हैं, बोतल घर से आते तो साथ में रखते हैं, क्या पता बीच में प्यास लग गई तो, क्योंकि वो चाहिए पानी। दारू तो नहीं रखते हैं साथ में, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ। नहीं पियो तो भी चलता, लेकिन पानी पियो तो चलता है, पानी पिए बिना नहीं चलेगा। दैट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। सो पोटेशियम इज नॉट, हाँ दिस इज रिक्वायर्ड। प्लाज्मा में कोई भी चीज है तो बॉडी को चाहिए, लेकिन वो इतना नहीं चाहिए जितना सोडियम चाहिए या क्लोराइड चाहिए, नमक चाहिए, दोनों मिला के नमक कहलाते हैं। तो मेजर मेजर बोल दिया हमने। हाँ, आपको अगर उल्टा पूछे कि मेजर इंट्रासेलुलर कैटाइन कौन है तो पोटेशियम है। मेजर इंट्रासेलुलर एनाइन कौन है तो फॉस्फोरस, PO4- फॉस्फोरस, वो इंट्रासेलुलर एनाइन है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करेंगे तो कौन होगा? सोडियम एंड क्लोराइड। और पोटेशियम कितना होता है तो 3.5 to 5.1। इस तरीके से बाकी इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, इन सब की एक नॉर्मल लेवल वैल्यू है। ये सारे किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में इन सब का लेवल हम असेस कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट है ब्लड के, एक प्लाज्मा। प्लाज्मा की कहानी क्या बन गई? प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है 92% से 3% तो वाटर। प्लाज्मा खुद 55% है और उसमें 93% तो वाटर है, 8% होता है प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में 7 to 8% है, उसमें मैक्सिमम 99% पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन, और वो है एल्ब्यूमिन। उसके बाद में है ग्लोबुलिन, और इसके बाद में फिब्रिनोजन, जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। और इसके अलावा बाकी जो पाए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक में कंपोनेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है। ये पूरा कंपोजिशन किसका हुआ? प्लाज्मा का। किसका कंपोजिशन है? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है। प्लाज्मा के बाद में दूसरा पार्ट जो मेरे ब्लड का था, क्योंकि ब्लड के दो पार्ट हमने किए थे। पहला पार्ट हमने बनाया था प्लाज्मा, और ब्लड का दूसरा पार्ट हमने बनाया था ब्लड सेल। 2 कंपोनेंट बनाए थे। पहला पार्ट था प्लाज्मा, हमने पूरे प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया। अगर मैं इस प्लाज्मा में से ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 लिखाए थे, इनको सेपरेट कर दूं तो पीछे बचता, उसको सीरम कहते हैं। एक सिंपल मैकेनिज्म है। तो अभी हमने सेपरेट कुछ नहीं किया, बस हमने लिखा दिया कि भाई अगर प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो पीछे जो बचता है वो सीरम है। अब ये जो पीछे दूसरा पार्ट जो बनता है, इनको बोलते हैं ब्लड सेल। पहला तो हो गया प्लाज्मा, और सेकंड पार्ट कौन है? ब्लड सेल। तो अगला हेडिंग लगाएगा ब्लड सेल। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका ब्लड सेल। प्लाज्मा के बाद में सेकंड जो पार्ट है मेरे ब्लड का, इनको मैं नाम देता हूं सेकंड पार्ट, और ये होती है ब्लड सेल। ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स प्रतिशत वैल्यू की बात करूं मैं तो 45%। नंबर की बात करूं मैं तो 3 इन नंबर्स। इनको मैं क्या नाम देता हूं? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड सेल को मैं नाम देता हूं फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड सेल जो होती है वो 3 इन नंबर्स। 3 इन नंबर्स। नंबर में 3 होती है। पहला जो टाइप है ब्लड सेल का आरबीसी है। दूसरा टाइप जो ब्लड सेल का है डब्ल्यूबीसी है। और तीसरा टाइप जो ब्लड सेल का है प्लेटलेट है। आरबीसी जो होती है इसको हमने एरिथ्रोसाइट बोला,
WBC को मैंने ल्यूकोसाइट बोला और प्लेटलेट को मैंने थ्रोम्बोसाइट बोला। तीनों को मिला के मैंने क्या बोला? ब्लड सेल, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिद, एरिद वर्ड का मतलब होता है रेड। एक ऐसी सेल जो ब्लड में लाल कलर की होती है उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब एक ऐसी सेल जो ब्लड में सफेद कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। और एक ही सेल जो ब्लड के अंदर लाल और सफेद कोई भी कलर की नहीं होती है, कोई और ही कलर लेके रहती है, उसको मैं बोलता हूं थ्रोम्बोसाइट। एक्चुअली में मैं बात करूं तो WBC, RBC और प्लेटलेट में, ये जो WBC और प्लेटलेट है इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं इस पूरे ब्लड के कंपोनेंट की बात करूं या ब्लड सेल की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि मैंने अगर ब्लड की बात की तो प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन ही है। पानी इज द मैक्सिमम वन। पानी को अगर अलग कर दे वो तो पानी है पूरा, लेकिन उसमें अगर सोल्यूट की बात करूं तो एक ही नाम है, वो कौन है? एल्ब्यूमिन। वैसे ब्लड सेल में अगर मैं एक्चुअली में सेल की बात करूं तो एक ही नाम आता है, वो है RBC। इसकी इस पूरे कंपोनेंट में जो इंपॉर्टेंस है वो RBC है। पर कोई ना, हम तो इस पूरी सेल को पढ़ेंगे। तो अगर मैं ब्लड सेल को बोलूं तो ब्लड सेल बनती है, जबकि जो प्लाज्मा है वो बनता नहीं है। मैं अगर आपको कहूं कि प्लाज्मा बॉडी में कहां बनता है तो आपका जवाब होना चाहिए प्लाज्मा इज नॉट ए फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा पानी है और वो हम पीते हैं हर दिन। प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या है? पानी। 93% पानी है और पानी रोज पीते हैं, तो प्लाज्मा बनता क्या? वो तो पीना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में कहीं कुआं लगा हुआ है और वहां से पानी निकलता है और वो पानी इकट्ठा होता रहता है और प्लाज्मा बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी ड्रिंक द वाटर इज एब्जॉर्ब एंड वेंट इनटू द ब्लड एंड दैट इज प्लाज्मा। वही प्लाज्मा है, पानी ही प्लाज्मा है। लेकिन उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन है उसके लिए हम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन अंदर जाता है, लीवर में वो प्रोटीन एमाइनो एसिड के फॉर्म में जाता है और लीवर उससे एल्ब्यूमिन बनाता है, लीवर उससे ग्लोबुलिन बनाता है, लीवर उससे फिब्रिनोजन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ये जितने भी फैक्टर बनते हैं वो सब लीवर में बनते हैं। पर उन सब के बनने के लिए लीवर को कच्चा माल चाहिए और वो हमें खाना पड़ता है। तो प्लाज्मा पूरा का पूरा ऐसा समझ लो कि बाहर से ही लिया जाता है। सोडियम है तो सोडियम खाना पड़ेगा, क्लोराइड है तो खाना पड़ेगा। ये डाइटरी सब्सटेंस होता है। मैं नमक खाता हूं, मैं ये जो भी चीजें मैं लेता हूं वो बाहर से लेता हूं। लेकिन अगर मैं RBC की बात करूं, WBC की, प्लेटलेट की, तो ऐसा मैंने कभी नाश्ते में RBC खाता हूं, दोपहर के खाने में WBC और रात के खाने में प्लेटलेट खाता हूं? नहीं, क्योंकि ये खाते नहीं है, ये बनते हैं। दोनों बातों का समझ में आया कि अगर किसी के अंदर एल्ब्यूमिन कम है तो हम ऐसा नहीं कहें तुम थोड़ा एल्ब्यूमिन डोनेट कर दो ना, बेचारे कहे नहीं एल्ब्यूमिन हम खरीद लेंगे, मार्केट में है। किसी का अगर पानी कम हो जाए तो पानी नहीं बिस्लरी की बोतल है, हम खरीद लेंगे, 15 रुपए लगते हैं। हम किसी पानी मांगते थोड़ी है, नहीं भी है, हमारे पास पैसा है और हम उसको खरीद लेंगे। हम RBC को एल्ब्यूमिन को खरीद लेंगे, कम पड़ेगा तो हम क्लॉटिंग फैक्टर खरीद लेंगे, कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में RBC कम पड़ जाए तो आप खरीद नहीं सकते कि वो जाओ कि किराने की दुकान से 2 किलो RBC ले आओ। इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि RBC मिलती नहीं है कहीं पे भी बाहर। ये सिर्फ बॉडी में बनती है और इसकी अगर जरूरत पड़ेगा तो किसी को देनी पड़ेगी। जैसे मेरी बॉडी में अगर RBC कम पड़ जाए 8% और मुझे किसी ने बोला कि आपके RBC बॉडी में कम पड़ रही है, लेके आओ, तो मुझे किसी की गरज करना पड़ेगा, वो अपना RBC देगा, तब मेरे RBC पहुंचेगी और मेरी बॉडी में लगेगा RBC। दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म। या एक दूसरा इंतजाम यह हो सकता है कि कुछ कच्चा माल होता है जो देते हैं बॉडी में, आयरन कच्चा माल कहलाता है, वो देते हैं तो हो सकता है कि RBC बन जाए। क्योंकि कच्चे माल की कमी से नहीं बन रही है तो उसके बनने से बन जाएगी, और कच्चे माल से देने के बाद में भी नहीं बन रही है तो एक ही इलाज है कि किसी और से उधार ले गया हो। आपकी बॉडी में बनने की मैकेनिज्म अब खराब हो गई है। तो नॉर्मली ये तीनों ही जो सेल है इनको मैंने मिला के क्या बोला? फॉर्म्ड एलिमेंट। और इसलिए बोला क्योंकि ये बॉडी में ही बनते हैं, ये बाहर से नहीं लेते हैं। तो ये बनते कब है और कहां से बनने शुरू होता है और बनने की मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम बनने की मैकेनिज्म को समझे तो इस पूरी मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं हिमेटोपोएसिस। क्या नाम देते हैं? ट्रेडिंग लगा दीजिएगा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिमेटोपोएसिस। और हिमेटोपोएसिस का मतलब क्या होता है? हिम वर्ड का मतलब होता है ब्लड, पोएसिस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसिस, है ना? हिम, ये 2 वर्ड से मिलकर बना, देखो एक वर्ड तो है हिम, हिम वर्ड का मतलब तो होता है ब्लड, हिम का मतलब होता है ब्लड, और पोएसिस वर्ड,
पोएसिस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसिस, पोएसिस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसिस, फॉर्मेशन। तो सिंथेसिस ऑफ ब्लड, हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या मैं ऐसे बोलूं ब्लड सेल। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा तो बनता नहीं है तो कौन बनेगी, ब्लड सेल। तो हिमेटोपोइसिस वर्ड का मतलब एक्चुअली में होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और मैं जब ब्लड के बनने की बात करूं तो कौन बनता है ब्लड में, प्लाज्मा तो बनता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शरीर में 60% पानी है और 40% दूसरी चीजें, तो 60% पानी तो बनता थोड़ी है, पानी तो पीना पड़ता है। 40% जो दूसरी चीजें हैं वो सब बनती है, हड्डी बनती है, टिश्यू बनता है, कान बनता है, आंख बनता है, नाक बनता है। अब ऐसा थोड़ी कान मैंने 1 किलो लेके आया मार्केट से, आंख लाके चिपका दी मैंने, नाक चिपकाया था मैंने, वो उधार लिया था मैंने फलाने भाई साहब से, ये सब बने। तो 40% बनने योग्य चीजें हैं, 60% पानी होता है जो हम पीते रहते हैं, वो बाहर से लेते हैं। तो ऐसे ही ये सब बनने वाला प्रोडक्ट है वो 45% है जो ब्लड सेल है। तो हिमेटोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या ब्लड सेल। हिमेटोपोइसिस स्टार्ट कब होता है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, कि व्हाट इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार जिंदगी में हिमेटोपोइसिस की शुरुआत कब हुई। तो इट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्ब्रियोनिक पीरियड, वेन एवर आई एम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का बेसिक मतलब होता है कि मेरे अंदर कोई भगवान राम का वास था ही नहीं। एट प्रेजेंट सिनेरियो आई हैव गॉड, मेरे अंदर भगवान है, लेकिन उस समय जब मेरे अंदर वायबिलिटी नहीं थी, आई एम ओनली ए फर्टिलाइज प्रोडक्ट एंड दैट कंटेन माइटोटिक डिवीजन। मेरे अंदर माइटोटिक डिवीजन चल रहा था, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4, ऐसे 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 चल रहा था। और मैं एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 जब हो रहा था मदर के वूम के अंदर, उसमें 2 सप्ताह के बाद में जैसे वो शुरू हुआ मामला, तो शुरू में मैं एक ही सेल था, तो उसको जाइगोट बोलते हैं। यूनिसेल्युलर एम्ब्रियो इज नॉन एज जाइगोट, पीडियाट्रिक में पढ़ूंगा मैं। लेकिन वो जब जाइगोट 2 हफ्ते का हो गया तो अब उसमें मल्टीपल सेल बन गई, और जब सेल बहुत ज्यादा बन गई तो उसको मैंने बोल दिया एम्ब्रियो। तो इसका जो हिमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस है, इसकी शुरुआत कब से हो जाती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। और उस समय हिमेटोपोइसिस होता है यॉर्क सैक में। कहाँ होता है, यॉर्क सैक में। वो जो हिमेटोपोइसिस चल रहा था उसमें एक जगह होती है जो जहां पे स्टेम सेल पाई जाती है, वो जगह होती है यॉर्क सैक, है ना। तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस, हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस मतलब स्टार्ट होता है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा, किस समय, वीक में बात करें तो एम्ब्रियोनिक पीरियड 3rd वीक, तीसरा सप्ताह की शुरुआत। एम्ब्रियो शुरू हो गया, और एम्ब्रियो शुरू हो गया मतलब हिमेटोपोइसिस स्टार्ट हो गया। एम्ब्रियो का पीरियड तो 3 से 8 सप्ताह है, लेकिन हिमेटोपोइसिस कब स्टार्ट हो गया, तो 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन। तो मैंने बोला हिमेटोपोइसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन, 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन, 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन, 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन। और कहां पे, इन यॉर्क सैक, यॉर्क सैक। हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन। और 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन में हिमेटोपोइसिस हुआ कहां था, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान यॉर्क सैक के अंदर। सबसे पहले यॉर्क सैक में हिमेटोपोइसिस हुआ, और ये कब हुआ, 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन में। बच्चा आगे बढ़ा, हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनना शुरू हो गई। हिमेटोपोइसिस का बेसिक मीनिंग क्या है, मैंने बोला हिमेटोपोइसिस स्टार्ट हो गया, तो एक्चुअली में स्टार्ट क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, या ब्लड बनना शुरू हो गया, मतलब ब्लड सेल बनना शुरू हो गई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनना शुरू हो गई। और कब शुरू हो गई, 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन में। अब आगे मैं अगर चलूं, जब ये आगे बढ़ा 3 सप्ताह से बचा 3 महीने का हुआ, 3 महीने का मतलब 12 वीक ऑफ गेस्टेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब खत्म होता है तो उसको 12 वीक या 3 महीना कहते हैं। 3 महीने की उम्र में हिमेटोपोइसिस की जगह बदल जाती है। ये जो स्टेम सेल थी, एक्चुअली में हिमेटोपोइसिस कराने वाली एक सेल है, मैं सेल का ही जिक्र कर रहा हूं। तो हमारी बॉडी में हिमेटोपोएटिक सेल कौन सी होती है बोला जाए तो होती है स्टेम सेल। अगर मेरी बॉडी में बोला जाए कि हिमेटोपोएटिक सेल कौन सी होती है, जैसे हिमेटोपोइसिस है तो हिमेटोपोइसिस का मतलब ये बनना,
तो हिमेटोपोएसिस में ब्लड सेल बनती है, तो ब्लड सेल किस सेल से बनती है? तो ब्लड सेल स्टेम सेल से बनती है। जैसे आरबीसी से आरबीसी नहीं बन सकती, स्टेम सेल से आरबीसी बन सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई आरबीसी से आरबीसी नहीं बनती है, स्टेम सेल से आरबीसी बनती है। फिर और आरबीसी चाहिए तो स्टेम सेल से आरबीसी बनेगी। वो जो आरबीसी बनी वो एक जिंदगी जिएगी, खत्म हो जाएगी, फिर स्टेम सेल से आरबीसी बनेगी। दैट इज नॉट समथिंग लाइक दैट आवर लाइफ। स्टेम सेल इज वेरी सेपरेट सेल फ्रॉम ऑल लाइफ साइकिल ऑफ सेल। सेल का लाइफ साइकिल हमने पढ़ा, स्टेम सेल उस लाइफ साइकिल में आती ही नहीं है। स्टेम सेल भगवान है, आत्मा। इसमें स्टेम सेल इज आत्मा ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फॉर ब्लड सेल। आत्मा का कंसेप्ट क्या है? आत्मा नैनम छेदंती शस्त्राणी नैनम दहंती पावक। न तो उसको कोई छेद कर सकता, न काट सकता, न उसको जला सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, शरीर नश्वर है। आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया था कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है। तो अगर वो होता ना, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत में एक जबरदस्त आदमी था, गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर अर्जुन, और सामने महाभारत का युद्ध जो है ना वो कंपलसरी क्यों हो गया था? महाभारत का युद्ध कंपलसरी क्यों हो गया था? महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ, जब युद्ध पूरा पता चल गया कि युद्ध होने वाला है, तो भगवान कृष्ण गए दुर्योधन के पास में। बोले दुर्योधन, बोलो बोलो भगवान। दुर्योधन को पता था भगवान है, तो बोले दुर्योधन 5 भाई है, इतना बड़ा राज्य है, एक एक गांव दे दे पांचों को, 5 गांव दे दे, सब कुछ रुक जाएगा और कोई युद्ध नहीं होगा। बस इतनी सी काम करना है तेरे को, एक एक राज्य दे दे, ये चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा। वो बहुत संतुष्ट लोग हैं, बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते हैं, और युद्ध रुक जाएगा यहीं पे। दुर्योधन ने बोला सुई की एक नोक ना दूं, 5 राज्य तो बहुत होते हैं, सुई की नोक टिके ना उतनी जमीन ना दूं। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये गलत नहीं है। बोले बिल्कुल गलत है। तो फिर तू ऐसा कर क्यों रहा है? बोले मेरे अंदर चुल है ऐसी कि जब तक मैं मरूंगा नहीं ना तब तक मैं मानूंगा नहीं, और मुझे पता है कि ये बहुत छोलेंगे मेरे को, क्योंकि 5 बहुत खराब है। बोला मारते हैं ये और बुरी तरह मारते हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा है कि क्या मेरे से ऐसा हुआ ही नहीं जाता। अच्छा, मतलब मुझे भी पता है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो भगवान, और आप भी उन्हीं के साथ हो, और आप भी मरवाओगे मुझे पता है। ये सब सेटअप है, मुझे सब पता है, क्योंकि दुर्योधन भी आदमी तो था ही, मतलब भगवान से लड़ रहा था, तो छोटा आदमी थोड़ी था, तो मुझे सब पता है। लेकिन मेरे अंदर ऐसी चुल है, जैसे होता है ना शराबी के अंदर शराब पीने की चुल होती है, उसे पता है शराब खराब है, वो अपने बच्चों को कभी शराब पीने का नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी चुल है, खत्म ही नहीं होती। तो वो जो अंदर चुल है वो मरवा रही है मुझे। ऐसे हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुल है जो सेलेक्ट नहीं होने देगी। ऐसी चुल्हे निकाल दो, वो चुल जो सिलेक्शन के आड़े आए। पता है सेलेक्ट हर कोई होना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो हमें वो दुर्योधन बना देते हैं और वो सिलेक्शन से दूर ले जाते हैं। ऑब्स्टेकल्स खत्म करने पड़ेंगे, नहीं तो दुर्गति दुर्योधन जैसी होगी। वो नहीं कर पाया, उसके बस में नहीं थी बात। अगर वो दे देता, 5 राज्य देने में क्या जाता था, अब कौन सा राजा बना? वो बुरी तरीके से मरा, पूरा राज्य वहीं पड़ा रहा, और उसको भी ये पता था कि पूरा राज्य ले गए, 5 गांव ही मांग रहे अभी तो, है कि नहीं? तो जब ये महाभारत का युद्ध सज चुका था, अर्जुन सामने खड़ा था, वो बहुत ऐसे था गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि युद्ध के मैदान में जब ये खड़ा होगा उस दिन ये युद्ध नहीं लड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण उसके सारथी बने जानबूझ के, क्योंकि उस दिन मेरी जरूरत होगी, है ना? जैसे होता है ना, आप पूरा एकदम तैयार होके जाते हो एग्जाम देने, और जैसे ही एग्जाम में वो हॉल में बैठते हो, मेरा कहाँ होगा, इतने सारे आए हैं, तो ये बारात में थोड़ी आए हैं, एग्जाम देने आए, तुम भी एग्जाम देने हो, तुम्हारा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अर्जुन ने ऐसी हथियार डाला कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। बोले क्यों? बोले सामने मेरा भाई है, वो मेरा गुरु है, वो फलाना मेरा है, सारी रिश्तेदार है सामने, तो रिश्तेदार पे तीर कैसे चलाऊं? भले मेरे को कितना ही तीर चलाना है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये गलत लाइन पकड़ ली। फिर पूरी महाभारत सुनाई उसको कि कोई क्या आत्मा मरती नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम छोलो। तब उसका दिमाग घुमा एकदम, उसको लगा सामने तो कोई, मतलब कोई नहीं मरेगा, मैं मारूंगा तो। ऐसा समझाया, आत्मा का ज्ञान दिया वहां पे कि आत्मा अजर है, अमर है, तुम तो चलो। तो एकदम माहौल बना। माहौल बहुत जबरदस्त होता है ना लाइफ में। माहौल बनते ही आदमी
वो एक हाथी होता है, हाथी एक हाथी होता है राजा के पास में, और हाथी युद्ध का माहौल होता ना, तो माहौल में वो एकदम माहौल में आ जाता था पूरा, मतलब ऐसा जबरदस्त हाथी था। नॉर्मली वो शांत रहता था, जैसे ही ढोल नगाड़े युद्ध होता था ना तो एकदम बाहुबली बन जाता था और सामने वाली सेना पे ऐसे टूट के पड़ता था कि कचुम्बर निकाल देता था ऐसे। ऐसा हाथी था राजा के पास में, उसको कोई योद्धा ही नहीं चाहिए, वो हाथी राजा के लिए सर्वोपरि था कि युद्ध का ढोल नगाड़ा बजाओ और हाथी को कूदा दो, सामने भले ही करोड़ों की सेना हो, ये सबको एकदम बिल्कुल एकदम चित्त कर देगा, ऐसा हाथी था। एक दिन युद्ध नहीं था, हाथी पानी पीने गया, दलदल में फंस गया। अब दलदल में हाथी फंस गया, राजा की तो जान आ गई है अलग में, हाथी मर गया तो राज्य वाज्य, क्योंकि इतने दुश्मनी ले रखी थी, जब आदमी के पास में पावर होता है ना तो दुश्मनी ले लेता है, और पावर खत्म होती मामला गंभीर हो जाएगा, क्योंकि पूरे दुश्मन बने हुए और हाथी की वजह से डर रहे, और हाथी तो दलदल में फंस गया, सब लगा दिया, सब लोगों को भेज दिया, रस्सा डाला, खींचे, हाथी काहे का बाहर आवे लोगों से, रस्सा खींचे वो दलदल में जाए, है ना, हाथी बाहर नहीं आए, सबको समझ नहीं आ रहा था करे क्या। तो एक विद्वान आदमी था, उसने बोला कि माहौल बनाओ, माहौल माहौल बनाओ, ये माहौल वाला आती है, माहौल बनाओ, नहीं तो इसके मामला नहीं बनेगा। तो सब युद्ध का पूरा माहौल बनाया साइड में, ढोल नगाड़े बजाए, सेना वेना, हाथी की आंख खुली और कूद के बाहर आ गया। अब वो तो कूद के बाहर आ गया, जो माहौल बना रहे थे उनके मामला गंभीर हो गया, कोई इधर भागे कोई, क्योंकि माहौल के चक्कर में अब वो तो एकदम माहौल बनने पे उसका मामला अलग ही होता है। तो माहौल बहुत जरूरी होता है, ऐसा माहौल बनते ही गंभीर हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल की हम अगर बात करें तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन की शुरुआत कब हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ब्लड सेल के फॉर्मेशन में जो माहौल बनाने वाली सेल है, जो मतलब अपनी नॉर्मल सेल डिवीजन से अलग होकर काम करती है, उस सेल को मैं बोलता हूं स्टेम सेल। स्टेम सेल की सबसे खास बात क्या है, स्टेम सेल की सबसे खास बात क्या है कि स्टेम सेल से, जैसे मैंने एक आत्मा आई और आत्मा ने एक शरीर बनाया, आत्मा शरीर के अंदर है, स्टेम सेल बाहर नहीं जाती है कहीं भी। मेरी स्टेम सेल से कोई भी सेल बनी तो स्टेम सेल इसके अंदर भी है, लेकिन स्टेम सेल की खास बात क्या है कि इसने मान लो आरबीसी बना दी, आरबीसी बनाने के बाद में ये स्टेम सेल वापस स्टेम सेल बना लेती है। मतलब जैसे एक आत्मा आई, आत्मा ने एक शरीर के अंदर एंटर किया, शरीर बड़ा हुआ तो आत्मा साथ में, और जैसे ही आत्मा को लगा कि शरीर बूढ़ा हो गया है तो आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया, वापस आत्मा बन गई और वो किसी एक नए यंग शरीर में घुसी और फिर उसको बड़ा किया, और जैसे ही वो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, उसमें से आत्मा फिर बाहर आ गई। आत्मा वही है, शरीर पता नहीं दुनिया भर के उसने धारण कर लिए, कभी वो राजा बन रही है, कभी वो पानीपुरी वाला बन रही है, आत्मा वही है अंदर, लेकिन अंदर शरीर अलग अलग तरह के धारण कर रही है और अलग अलग तरह की जगह। सेम कहानी यहाँ पे, स्टेम सेल वही है, वो कोई एक सेल बनाती है और वो वापस स्टेम सेल बन जाती है, वो एक सेल बनाती है। तो स्टेम सेल है कैपेसिटी, देयर इज टू कैपेसिटी ऑफ स्टेम सेल टू मेक द सेल एंड टू मेक हिमसेल्फ आल्सो। सो स्टेम सेल नेवर एंड्स, ये कभी खत्म नहीं होती है, वो खजाना है जो हमारी बॉडी में कभी, तो हमें कभी डर नहीं लगता कि मेरी आरबीसी एक दिन खत्म हो गई तो तुम भले बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे शरीर से आत्मा निकल जाए, फिर भी तुम सीबीसी कराओ, आरबीसी उसमें भी आएगी, क्योंकि तुम्हारी स्टेम सेल के अंदर कैपेसिटी है कि वो लगा। हाँ, तुम्हारा ये खजाना अगर काम करना बंद कर दे, तुम्हारी स्टेम सेल है ही नहीं, ये एक अलग कंसेप्ट है, वो बीमारी में आएगा। लेकिन नॉर्मल आदमी में स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल कब काम करना शुरू कर देती है? 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन में। स्टेम सेल किस में आती है? यॉर्क सैक में, और स्टेम सेल वहीं से अपना काम शुरू कर दिया। और स्टेम, अब ये मत पूछना कि स्टेम सेल पहले कैसे बनी, वो सवाल तो ये हो जाएगी पहले मुर्गी बनी गंडा बना, वी डोंट नो, इसके आगे तो साइंस नहीं बोलती है, लेकिन हाँ स्टेम सेल बन गई और अब इसने काम करना शुरू कर दिया। अब ये कभी खत्म नहीं होगी, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो स्टेम सेल पारंपार होती है, और ये सबसे पहले स्टेम सेल कहां पे आती है? यॉर्क सैक में। कितने दिन तक रहती है? 3 महीने तक। 3 महीने के बाद में घर बदल देती है, और अब इसका घर बन गया लिवर और स्प्लीन। तो हमने बोला हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एमनियोनिक पीरियड इन 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन इन यॉर्क सैक। व्हाई इट इज अकर इन यॉर्क सैक? बिकॉज स्टेम सेल प्रेजेंट इन यॉर्क सैक। एंड who is responsible for hematopoiesis? Stem cell is responsible for hematopoiesis. Now after the age of 3rd week of gestation, ये कहां जाता है? ये कहां जाता है? स्टेम सेल at 12 week of gestation, 12 weeks of gestation। 12 week of gestation को मैं क्या बोलता हूं? 3 month।
at 12 week of gestation, stem cell shift into liver and spleen, liver and spleen, liver and spleen, and now hematopoiesis takes place in liver and spleen. Hematopoiesis, hematopoiesis, ये कौन सा पीरियड है? 12 वीक, फीटल पीरियड. क्या बोलते हैं इसको? फीटस. तो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड में हेमेटोपोइसिस कहां होता है? यॉर्क सैक में. और फीटल पीरियड में कहां होता है? लीवर और स्प्लीन में. और दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं. मामला तो तब गंभीर होता है कि सर ने बोला है लीवर और स्प्लीन, ए में लीवर है, बी में स्प्लीन है. अब क्या करें? तो बड़ा भाई हमेशा ही बड़ा होता है. तुम चाहे कितने ही अमीर हो जाओ, तुम कितनी आगे बढ़ जाओ, बड़ा तो बड़ा ही होगा, है ना. तो लीवर इज ऑलवेज द largest organ and it always contain more stem cell and more hematopoietic process. So hematopoiesis during fetal period in liver and spleen, liver and spleen. और दोनों ऑप्शन में हो तो जवाब देना है लीवर. फीटल पीरियड में हिमेटोपोइसिस कहाँ होता है? तो हमने बोला उस दौरान ये किधर होगा? लीवर और स्प्लीन में, फीटल पीरियड के दौरान. और एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान हिमेटोपोइसिस कहाँ होता है? तो जवाब होता है यॉर्क सैक में. दो सवाल तो ये हो गए. ये शुरू हो जाता है 3rd वीक पे, ये शुरू हो जाता है 3rd मंथ पे. 3rd मंथ को मैं क्या बोल सकता हूँ? 12 वीक ऑफ गेस्टेशन. तीसरा महीना बोल दो या 12 वीक बोल दो गेस्टेशन के, 12 वीक. इसके बाद में जब बच्चा 4 महीने का होने लगता है, 4 मंथ ऑफ एज, अब हिमेटोपोइसिस लगातार फीटल पीरियड के दौरान किस में चलेगा? लिवर और स्प्लीन में चलेगा. और उस दौरान लगातार ब्लड सेल बनती रहती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनती रहती है. और बच्चे के फीटल पीरियड में पूरे फीटल पीरियड होता है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है ना. पहला पीरियड होता है जाइगोट, जो 2 हफ्ता तक ही होता है. तीसरे सप्ताह से उसको एम्ब्रियो कहते हैं. 8वें सप्ताह तक रहता है. 9वें सप्ताह से लेके जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसको हम फीटस बोलते हैं. और फीटल पीरियड के दौरान हिमेटोपोइसिस लिवर और स्प्लीन में ही होता है. लेकिन कुछ स्टेम सेल जो होती है 4थे महीने पे, 3रे महीने पे यहाँ पे आई लिवर और स्प्लीन में, और 4th मंथ पे वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती है हड्डी में, बोन में. इनिशियली हड्डी जो होती है ना वो एक हार्ड सब्सटेंस होती है, तो उसमें जा नहीं सकती. फिर हड्डी धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है अंदर से. तो जब हड्डी अंदर से सॉफ्ट होने लगती है, उसके अंदर हड्डी के अंदर ये बनने लगता है, बोन मैरो बनने लगता है. और इनिशियली वो सारा बोन मैरो येलो बोन मैरो होता है. फिर बोन मैरो 50-50 होता है. आधा रेड बोन मैरो होता है, आधा येलो बोन मैरो होता है. और स्टेम सेल धीरे धीरे वहां से शिफ्ट होके और दोस्ती करती है रेड बोन मैरो से. रेड बोन मैरो ज्यादातर जो है फ्लैट बोन में ज्यादा होता है, या किसी भी बोन का जो एपिफाइजियल एरिया होता है. आप जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे तो हड्डी की जो टोपी होती है, टोपी, उसको बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट. तो एपिफाइसिस वाला जो हिस्सा होता है वहां पे, या उसके बीच के सेंटर के अंदर जो रेड एरिया होता है, ज्यादातर फ्लैट बोन में और लॉन्ग बोन में, फ्लैट, लॉन्ग और एपिफाइजियल एरिया ऑफ द बोन. जितने भी फ्लैट बोन है उसके अंदर रेड बोन मैरो ज्यादा होगा. फ्लैट बोन मैरो जैसे मेरे हिप की बोन, तो मान लो मेरे को बोन मैरो चेक करना है तो मैं इस फ्लैट बोन से निकालना पसंद करूंगा. बोन मैरो यहां मिलेगा मेरे को. ऐसा नहीं मेरे को बोन मैरो करना है तो अंगुली में डाल रहा हूं नीडल कि वो हड्डी में ही तो होता है. अरे ये फ्लैट बोन नहीं है भाई. तुम कहां से निकालो? फ्लैट बोन से. तुम कहां से निकालो? फ्लैट. स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन. तो बोन मैरो जब भी करते हैं ना, तो या तो एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट, और या यहां से लेते हैं स्टर्नम से, या एक लॉन्ग बोन टिबिया फ्लैट बोन वहां से लेते हैं. ये बोन मैरो लेने की साइट होती है. बोन मैरो में हम यही तो चेक करते हैं स्टेम सेल कैसी है, कुछ मरीजों में जिनमें आगे हम पढ़ेंगे, बीमारियों को पढ़ेंगे तब. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि हिमेटोपोइसिस फीटल पीरियड के दौरान तो होता है लिवर और स्प्लीन में. 4थे महीने पे ये स्टेम सेल कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है? हड्डी में. और धीरे धीरे ये हड्डी में जाती है. थोड़ा बहुत हड्डी से हिमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग फीटल लाइफ मैक्सिमम हिमेटोपोइसिस अभी भी कहाँ होगा? लिवर और स्प्लीन में होगा. और इस तरह की हिमेटोपोइसिस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस. एक्स्ट्रा मेडुलरी मतलब मेडुला होता है, रेड बोन, बोन मैरो का जो एरिया है उसको मेडुला कहते हैं. तो जो आपका हड्डी यानी कि बोन मैरो से बाहर अगर हिमेटोपोइसिस हो रहा है, ये बाहर ही है, लिवर स्प्लीन हड्डी का पार्ट थोड़ी है,
तो इसको बोलता है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। पैदा होने से पहले 100% वो वहीं हो रहा था, आज हमारे अंदर यहां पे बहुत कम, ना के बराबर होता है। सारा का सारा कहां होता है? हड्डी के अंदर, बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइसिस। ठीक है, तो हमने यहां पे बोला 12 वीक ऑफ गैस्ट्रेशन पे तो कहां होता है? लिवर और स्प्लीन में। एट 4 मंथ, अगला लिखिएगा, एट 4 मंथ ऑफ गैस्ट्रेशन, एट 4th मंथ ऑफ गैस्ट्रेशन, 4th मंथ ऑफ गैस्ट्रेशन, गैस्ट्रेशन, these stem cell starts to shift into bone marrow, shift into bone marrow during adult life बर्थ होने के बाद में। तो ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ हेमेटोपोइसिस takes place in bone marrow, और बोन मैरो भी दो तरह का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है रेड बोन मैरो, और दूसरा कौन सा होता है? येलो बोन मैरो। दोनों में क्या फर्क है? एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, दोनों में क्या फर्क है? रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में हमारे बोन मैरो हैव 2 टाइप्स, वन इज रेड एंड वन इज येलो, और दोनों 50-50 होते हैं। मेरी बोन के अंदर ये जो बोन मैरो होते हैं ना, रेड और येलो, ये दोनों कितना कितना होता है? 50% रेड बोन मैरो होता है और 50% येलो बोन मैरो होता है। दोनों 50-50 होते हैं। जो 50% रेड बोन मैरो है वो हेमेटोपोइसिस कराता है, येलो बोन मैरो नहीं कराता है। लेकिन जब जब जरूरत पड़ती है कि भाई हमारी बॉडी को नीड है और रेड बोन मैरो कर ही रहा है, लेकिन रेड बोन मैरो कह रहा है भाई थोड़ी और मदद करो मेरी, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी में जरूरत पड़ी है हेमेटोपोइसिस की, तो येलो बोन मैरो कन्वर्ट इनटू द रेड बोन मैरो एंड इट स्टार्ट टू हेमेटोपोइसिस। तो हमें कभी भी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ब्लड सेल बनने की कमी पड़ गई, कमी कभी नहीं पड़ने देंगे। ये 50% तो रोज बनाता ही है, 50% रिजर्व रहता है, और जब भी इमरजेंसी आएगी ये रिजर्व 50% भी उसके अंदर मदद करके रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर हेमेटोपोइसिस कराएगा। तो हेमेटोपोइसिस एक्चुअली में कौन कराता है? तो रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो नहीं कराता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो येलो बोन मैरो कन्वर्ट इनटू द रेड बोन मैरो एंड इट स्टार्ट टू हेमेटोपोइसिस। ये जो रेड बोन मैरो हेमेटोपोइसिस कराता है, रेड बोन मैरो होता कौन सी हड्डियों में ज्यादा है या कौन सी हड्डियों का रेड बोन मैरो कराता है? तो लॉन्ग, फ्लैट एंड एपिफाइजल एरिया ऑफ दी बोन, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ हेमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। तो अगर आपको पूछे कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में हेमेटोपोइसिस कहां होता है? यॉर्क सैक में। फीटल पीरियड में कहां होता है? लिवर और स्प्लीन में। और एडल्ट में कहां होता है? बोन मैरो में। और बोन मैरो में ही पूछ ले कौन से में होता है? तो रेड बोन मैरो। लिवर और स्प्लीन दोनों में पूछ ले कहां होता है? तो लिवर में। दोनों है बहुत, ए एंड बी, तो सी आंसर करेक्ट है। लेकिन सी तक जाए तब ना, सर ने बोला लिवर स्प्लीन दोनों, तो लिवर कर देना, सी आंसर और देखो भाई उसमें लिखा बहुत ए एंड बी। यस और नो? क्योंकि सर की बात हाथों हाथ याद आएगी आपको वहां पे। हाँ आया हेमेटोपोइसिस आया, लिवर है, दूसरा स्प्लीन है, लिवर। 2 ऑप्शन और है, और ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? बोथ ए एंड बी। आंसर था सी। हम सी तक पहुंचे नहीं। एग्जाम में सबसे बड़ी गलती हमसे होगी, और अभी आप हंस रहे हो, एग्जाम में आप देने के बाद में रोओगे इसी गलती पे, खुद ही के द्वारा की गई गलती। समझ लो बात को? हम खुद ही करेंगे और हमें पता होगा फिर भी करेंगे, और बाहर आने के बाद में हमें पता भी चलेगा, और उसके बाद में नहीं 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 पेपर सॉल्यूशन नहीं दूंगा, गलत हो जाएगा। ऐसा और एटीट्यूड होता है कि मैं पेपर सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मेरे सवाल क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, नहीं देखेगा तो सही हो जाएंगे।
अभी देख ले, अगली फिर आएगा ये सवाल। तो एग्जाम के तुरंत बाद में ताजा ताजा सब याद होता है। 1 महीने बाद में खुद ही को नहीं पता कि क्या पूछा गया था। एग्जाम के तुरंत बाद में हमें ऑप्शन तक याद होते हैं। तो कोई हमें कह दे ना ये ऐसे नहीं, वो ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था, क्यों? आपको पता है एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे। तो आपका दिमाग में बहुत गुत्थम गुत्थी, आपने 1.5 घंटे 3 घंटे तक खुद को उसी के अंदर डुबोया था, तो आपके दिमाग में ताजा ताजा सब छपा हुआ है। लेकिन 1 महीने बाद में आप ही ऑप्शन सारे भूल जाओगे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए एग्जाम के बाद में एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने वाली आदत सबसे अच्छी आदत मानी जाती है। उससे आपका ज्ञान कई गुना ज्यादा बढ़ता है। लेकिन कई बच्चे इस मामले में बहुत ज्यादा माँ फ्लॉप है, इसलिए उनका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाता है। क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद में आप पेपर देख ही नहीं रहे हो, कि पेपर में पूछा कि उसका आंसर ही नहीं देख रहे हो, सही आंसर कैसे पता चलेंगे। और जब आपको सही आंसर पता ही नहीं चलेंगे तो अगले एग्जाम में सवाल तो फिर आएगा, गलत होना था तो हो गया, कोई बात नहीं, वो तो होगा ही, तुम देखोगे तो भी होगा, नहीं देखोगे तो भी होगा। लेकिन अगले एग्जाम में वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें सही आता है और 50% पेपर रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन तो जरूर करने होते हैं, और ये तो आदत बाय डिफॉल्ट आपके अंदर होना चाहिए कि आज तक नर्सिंग के इतिहास में जितने भी पेपर हुए हैं, मैं सभी पेपर को लेके बैठ के सॉल्व करूं। बहुत आसान है। आप गूगल पे जाएं तो प्रीवियस ईयर के पेपर डालते हैं, तो बहुत सारी साइट है जहां पे पेपर अपलोड है, उन पेपर का वहां से प्रिंट ले सकते हो आप। फोटोकॉपी के दुकान पे जाए, उसको डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालें और फिर उसको सॉल्व करें, उसके आंसर ढूंढे किताबों के अंदर, है कि नहीं है? सर प्रिंट निकालते हैं, बहुत खर्चा होता है, तो एक निकर कम खरीदना भाई, एक शर्ट कम खरीदना, एक ही शर्ट में 6 महीने निकाल देना, क्या फर्क पड़ता है? मिराज गुटखा पानी पूरी मत खाना, आइसक्रीम एक दिन मत खाना, पिज्जा मत खाना, बहुत सारे तरीके होते हैं। वहां पे हम वो नहीं करेंगे कि हमें दिवाली है सर, कपड़ा तो खरीदना ही पड़ेगा, नया कपड़ा तो दिवाली को बनता है। कहां लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है तुम दिवाली को फटी हुई वो पहनो, कमीज फटी हुई पहनो? कोई दे भी देगा कि बेचारे फटा हुआ है, तो नया दिन है थोड़ा दे देते हैं, डबल फायदा, खुद के बच गए और मिल और गया। थोड़ा छेद हुआ लेके निकल जाओ सड़क के ऊपर, दिवाली में तो दे ही देगा, तय है। नॉर्मली भी दे देते हैं दिवाली पे तो दे ही देगा, क्या ही फर्क पड़ता है। इज्जत खराब हो जाए, कहाँ इज्जत है हमारी? भिखारी स्टूडेंट और इनकी कोई इज्जत नहीं होती है, ध्यान रखना। इज्जत क्या होती है? भिखारी अगर इज्जत का सोचेगा तो भीख थोड़ी खावाएगा, हो गया दे ना, ऐसे मांगी जाती है भीख, सामने वाला दबाव में आ जाता है कि नहीं है? मतलब ऐसे कि जैसे साथ में कमाए हो, क्या देते हैं भाई, देते हैं, आपको बैकफुट पे डाल दे वो। ये तरीका है, प्रोफेशन है। जो आदमी प्रोफेशनल होता है वो एकदम मतलब जबरदस्त होता है। तो काम चाहे कोई भी करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप सेम तरीके से उन्हीं नोट्स को खोल रहे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उसमें बोर हो रहे हैं, पढ़ाई को बोरियत बना रखा, पढ़ाई कभी नहीं होगी। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तरीके है, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, अलग अलग बुक्स में पेपर सॉल्व करो। 50% तो क्वेश्चन पहले वाले ही आते हैं, और हमारी एक आदत है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले वाला कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी नया आएगा, वो नया क्या आएगा, 50% तो वही आएंगे। तुम पहले वाले तो पूरे लेके जाओ साथ में, 60 नंबर लाने हैं, 50 तुम लेके चले गए, 10 नंबर कर लोगे तुम। लेकिन मैंने पहले वाला कुछ देखा ही नहीं आज तक, कोचिंग कर रहा हूं मैं और पढ़ लूंगा और जाके एग्जाम दूंगा, ये तैयारी नहीं है। तैयारी वो होती है जिसमें आपने पहले के पूरे प्रश्न जो आए प्रीवियस ईयर के पेपर में, वो सब आपको पता है, ऐसे पूछता है, ऐसे। हम क्या बता रहे हैं, ये तो बता रहे कि एग्जाम में ऐसे पूछेगा, क्योंकि मैं किस आधार पे बोल रहा हूं, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के आए हुए क्वेश्चन के ज्ञान के आधार पे बोल रहा हूं। तो इसका मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर कर दिए, जरूरी नहीं कि वो नॉर्थ सेट का पेपर हो, वो एमपी सीएचओ का पेपर हो सकता है, वो राजस्थान सीएचओ का पेपर हो सकता है। कितने छोटे छोटे और बहुत जबरदस्त प्रश्न आते हैं सीएचओ के पेपर में भी। माना कि 60% पेपर बकवास होता है, लेकिन 40% क्वेश्चन वहां पे एकदम लॉजिकल और बहुत ही काम के प्रश्न होते हैं, जो नॉर्थ सेट की कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। और ऐसा हर एग्जाम में होता है, चाहे वो भोपाल एम्स का कोई एसएनओ का पेपर हो, कोई रायपुर का हो, कोई एमएससी एंट्रेंस का पेपर हो, जो भी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, जो भी पहले के पेपर हुए हैं, उन सबको सॉल्व करो तुम। हेमेटोलॉजी का कौन सा क्वेश्चन उसके अंदर आया था, उसको सॉल्व करो। इससे हमारी आदत बनती है, इससे पढ़ाई भी हमारी इंटरेस्टिंग होती है। आप 6 घंटे भी पढ़ोगे ना, बोर नहीं होगे। लेकिन आपने यही नोट्स जो लिखा है उन्हीं को खोल के बैठे उबा सिखा रहे हो, कभी मक्खी मार रहे हो, कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, कभी बाहर देख रहे हो इधर घूंघों की तरह, तो क्या पढ़ोगे? आपका ज्ञान ध्यान पूरा उसके अंदर कब जाएगा, जब वो पढ़ाई आपके लिए बोरियत नहीं होगी।
और बोरियत दूर करने का तरीका है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नोट्स ही नोट्स, कोई थ्योरी थोड़ी लिखनी है तुम्हें आप प्रश्न करने हैं। तुम थ्योरी को इंप्लीमेंट करोगे ये वैसे ही याद हो जाएगी। मैंने 4 प्रश्न कर दिए ना कि कहाँ हिमेटोपोइसिस कहाँ होता है, तो ये तो थ्योरी वैसे ही तैयार हो गई, क्योंकि मैंने इससे संबंधित प्रश्न कर दिए। तो उनकी आदत डालो। क्वेश्चन सॉल्विंग जितनी ज्यादा होगी आपका उतना ही ज्यादा जो है नॉलेज अपना आप अपग्रेड होगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। क्योंकि जाके हमें अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना है, प्रश्न ही सॉल्व करने हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ये वो थी पीडीएफ है तुम्हारा। ठीक है ठीक, हाँ कोई नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 बात हमने बता दी। पहला, हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस कहां हुआ, यॉर्क सैक में। दूसरा कहां हुआ, और तीसरी जगह पे कहां चला गया, बोन मैरो में। तो अगला लिखिएगा, बोन मैरो के अंदर हमने बोला रेड बोन मैरो। तो हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो। जब ये शिफ्ट हो गया तो कौन कौन सी हड्डी होती है, लॉन्ग बोन, अगला लिख दीजिएगा, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन एंड long bone, flat bone and epiphyseal part of bone is responsible for long bone, flat bone और epiphyseal part of bone is responsible for hematopoiesis. और साइट फॉर रेस्पॉन्सिबल लिख देगा आप, साइट फॉर हिमेटोपोइसिस ये भी लिख सकते हो। तो ये जगह होती है हिमेटोपोइसिस की। नाउ इन सभी जगह पे, चाहे मेरा यॉर्क सैक है, चाहे मेरा लिवर स्प्लीन है, चाहे मेरा बोन मैरो है, इन सभी जगह पे जो हिमेटोपोइसिस कराने वाली सेल है, उन सेल को हम क्या नाम देते हैं, स्टेम सेल, या इनको एक नाम से हम जानते हैं प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। क्या नाम देते हैं इनको, तो याद रखना इन सभी जगह पे जो इंपॉर्टेंट सेल पाई जाती है जो हिमेटोपोइसिस कराती है, इन सेल को हम क्या नाम देते हैं, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरी मतलब प्लूरल, पोटेंट मतलब पोटेंशियलिटी। द सेल दैट कंटेन ए पोदीना, पोटेंशियल वर्ड फॉर पोदीना, टू मेक द सेल एंड टू मेक हिमसेल्फ आल्सो। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर एक प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, क्या, कि मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं लेकिन मैं पैदा नहीं कर सकता। समझ रहे बात को, आई कैन रिप्रोड्यूस, मेरे से मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा लेकिन मेरे से वापस मैं नहीं बन सकता, इसलिए मेरा शरीर नश्वर है, मेरी मृत्यु तय है। समझ लो बात को, क्यों, क्योंकि मैं खुद को वापस रीजनरेट नहीं कर सकता, रीसर्जन नहीं कर सकता। मैं वो रावण की सेना नहीं बन सकता, एक को मारो तो 2 हो जाए। यू आर द रावण का जब युद्ध चल रहा था, रामायण का युद्ध, तो एक विपद समस्या आ गई थी। क्या समस्या आई, कि रावण के एक सैनिक को मारो तो डबल हो जाते हैं, 2 को मारो तो 4 हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो सामने वाली सेना के सैनिकों को मारते हैं और वो खत्म होते हैं तो युद्ध जीतते हैं। यहां तो उल्टा होगा, मान लो 100 लोग आए, 100 को मारा तो 200 हो गए, 200 को मारा तो 400 हो गए, 400 को मारा तो 800 हो गए। अब समस्या का समाधान नहीं, भगवान राम काफी चिंतित। तो भगवान हनुमान आए, बोले कि प्रभु आदेश करो। तो बोले हनुमान क्या करोगे तुम, या तुम 100 को मारोगे 200 हो जाएगा। बोले प्रभु आदेश तो करो, आपका भक्त हूं और मामला काफी गंभीर करके आ जाऊंगा, ये तय है।
तो बोले अच्छा तो जाओ। अब भगवान को तो सब पता था, और भगवान राम को सब पता था और हनुमान को सब पता था, पर वार्तालाप ऐसे करते थे वो। ठीक है, तो बोले ठीक है हनुमान जाओ। अब भगवान हनुमान गए तो उन्होंने माहौल देखा कि हो क्या रहा है, एक को मारो तो दो, दो को मारो तो चार, तो उन्होंने मारना वारना बंद करो। उन्होंने लपेटा पूंछ में और ऊपर रवाना किया ग्रेविटी के बाहर, ग्रेविटी के ऊपर ही लटक रहे सब, मारा ही नहीं हमने किसी को, मैदान खाली, और वापस आ गए। आइंस्टीन आया था पता नहीं अभी थोड़े दिन पहले, वो बोले कि ग्रेविटी के जनक कौन है, आइंस्टीन है। तो उनको पकड़े बताया कि हनुमान जी है। वो ग्रेविटी उन्होंने उस समय बता दी कि किसी चीज को अगर पूरे फोर्स के साथ में फेंका जाए तो एक निश्चित समय तक फोर्स काम करता है, उसके बाद में फोर्स से बाहर होती, काम ही नहीं करता फोर्स, और वो नीचे ही नहीं आते वापस, वो आउट ऑफ ग्रेविटी वाला मामला होता है। तो ये ग्रेविटी का सिद्धांत तो बहुत पुराना सिद्धांत है हमारे पुराण में तो, लेकिन दुनिया को आइंस्टीन ने बताया इंसान के फॉर्म में। भगवान के फॉर्म में हु इज द फादर ऑफ ग्रेविटी, मारुति है ना, इसलिए मारुति की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, आपने देखा होगा। ग्रेविटी काम करती है उसमें, ग्रेविटी है ना। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो होता है, हाँ ऐसा, जब मेरा जो गाड़ी है, मैं मारुति गाड़ी लेने गया, बड़ा गजब इंसिडेंस है, तो उसने बोला है, मैंने बोला भाई इसमें कोई सेफ्टी वेफ्टी कितना है, बोले सर मारुति गाड़ी का एक्सीडेंट होता ही नहीं। मैंने बोला है, बोले भगवान हनुमान ऊपर बैठ रहे थे। मैंने बोला ये ठीक बात है भाई, मैंने कहा फिर बुक कर दो। बाद में पता चला होता तो है। तो पहला हुआ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मार्केटिंग का पार्ट होता है, वो लोग अपना इसी तरीके से यूज करते हैं। तो हमने बोला इससे क्या बनती है, ये आपका प्लूरी मतलब प्लूरल पोटेंट स्टेम सेल है। इससे जब सेल बनती है, जो दो सेल बनी, इनको बोलते हैं मल्टीपोटेंट। मल्टी, ये सिंगल सेल थी, ये सबसे पहले दो सेल बनाती है, इनको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। क्या बोलते हैं, पहली थी प्लूरीपोटेंट, इससे बनने वाली सेल को बोलते हैं मल्टी, मल्टी मतलब दो, तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। और ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बनती है, उसमें एक सेल को हम नाम देते हैं माइलोइड और एक सेल को नाम देते हैं लिम्फोइड। एक सेल को बोलते हैं माइलोइड और दूसरी सेल को क्या बोलते हैं, लिम्फोइड। हमारे बोन मैरो में हिमेटोपोइसिस कौन कराती है, स्टेम सेल। पहली स्टेम सेल कौन सी होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल नाम देते हैं इसको। और इस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से कितनी सेल बनती है, दो, क्या बोलते हैं इनको, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। और ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, इसमें एक माइलोइड है और दूसरी लिम्फोइड है। अगर मैं बात करूं माइलोइड और लिम्फोइड की, इन माइलोइड और लिम्फोइड सेल से अब यहां पे इमैच्योर सेल बनेगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत साधारण सी बात है कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो कहां है, बोन के अंदर है। बोन कहां है, बॉडी के अंदर है। तो क्या ये ब्लड का पार्ट है, ये सब ब्लड में है, कहां है, ये ब्लड में है या ब्लड के बाहर है, मतलब मेरी जो ब्लड वेसल है उसके ये अंदर काम चल रहा है या बाहर, मतलब एक्स्ट्रा वेस्कुलर है या इंट्रावेस्कुलर है? कितने लोग कह रहे हैं ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर है, ब्लड वेसल के बाहर है। ये जो काम चल रहा है ना, ये बन रहे ना, ये त्रिशूल, ये तीर, ये ब्लड वेसल के अंदर है या बाहर है, ये पूछ रहे हैं हम। कितने लोग कह रहे हैं ये ब्लड वेसल के बाहर है? हाँ, आराम से हाथ खड़ा करें, हो सकता आप सही हो सकता आप बहुत जबरदस्त गलत हो, हैं? अच्छा, 3, 2, 4 लोग, और बाकी सब कह रहे हैं कि अंदर है। नहीं सर, मतलब तो कहीं और है, मतलब दो ही ऑप्शन दिया हमने, या तो अंदर है या बाहर है, हैं? बाहर है क्या अंदर है? बाहर है। अंदर कुछ भी नहीं होती है ये ब्लड वेसल, ये बोन मैरो में चल रहा है मामला। स्टेम सेल कहां है, बोन मैरो में। स्टेम सेल क्या बना रही है, अपने बाई प्रोडक्ट, कहां बना रही है, बोन मैरो में। बोन मैरो इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड में दो ही चीज है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। हम ब्लड सेल बनवा रहे हैं, तो बनने का जो काम पूरा का पूरा है वो कहां चल रहा है, बोन मैरो में। और बोन मैरो में जो ये काम चल रहा है, इन सभी को हम प्रीकर्सर सेल बोलते हैं। प्रीकर्सर क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर। ये मैच्योर सेल नहीं है। जैसे मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी आप सीबीसी की, उसमें मैंने बताया था इमैच्योर और मैच्योर ऐसे वर्ड आ रहे थे। ये सब इमैच्योर काम हो रहे हैं अभी भी। इनको प्री मैच्योर या प्रीकर्सर कहते हैं। जैसे होता है ना फल बनने से पहले जो प्री प्रोसेस चलता है,
पेड़, पेड़ के पत्ते, पत्ते के फूल, फूल का फल, फल का कच्चा फल, फिर पक्का फल। तो जब पक्का फल बनता है उससे पहले पहले प्री मैच्योर काम होता है। ये सब प्री मैच्योर काम है, ये ब्लड में नहीं है, ये कहां है? बोन मैरो में। ठीक है, तो हमारी हड्डी का जो बोन मैरो है वहां पे ये काम चलता है। पहले कौन सी सेल होती है वहां? स्टेम सेल। उससे दो सेल बनेगी, एक माइलोइड और एक लिम्फोइड। ये जो माइलोइड सेल है, इस माइलोइड सेल से बहुत सारी सेल बनेगी जो ब्लड सेल है, और लिम्फोइड से सेल बनेगी। इसमें मेजर अमाउंट में कौन होता है? माइलोइड, और लेस अमाउंट में कौन होती है? लिम्फोइड, है ना। इस माइलोइड में जो पहली सेल बनती है यहां पे, है ना, पहली सेल, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। एक सेल तो बनती है एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट। एक सेल बनती है एरिथ्रोब्लास्ट, दूसरी सेल बनती है माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। तीसरी सेल बनती है मेगा कैरियोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब बोन फॉर्मिंग सेल। फॉर्मिंग सेल को बोलते हैं ब्लास्ट, और डेस्ट्रॉइंग सेल को बोलते हैं क्लास्ट। तो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, डेस्ट्रॉय तो कर नहीं रहे, तो मैं कौन सी सेल बनाऊंगा? पहले ब्लास्ट सेल। कोई भी चीज ब्लास्ट होगी तो उससे कुछ बनेगा, तो मैं ब्लास्ट करवा रहा हूं। तो मैंने माइलोइड से तीन प्रीकर्सर सेल बनाई, इनको बोलते हैं प्रीकर्सर सेल। क्या बोलते हैं? ये सब कहां है? बोन मैरो में, ध्यान रखना। और इनको मैंने नाम दिया प्रीकर्सर। प्रीकर्सर या प्री मैच्योर या इमैच्योर सेल। प्रीकर्सर, प्री मैच्योर, इमैच्योर, नाम दिया मैंने ब्लास्ट सेल। पहली ब्लास्ट सेल कौन सी है? एरिथ्रोब्लास्ट। दूसरी ब्लास्ट सेल कौन सी है? माइलोब्लास्ट। और तीसरी कौन सी है? मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। ये तो है बोन मैरो, वो है मेरी ब्लड वेसल। अब होगा क्या? इनका पूरा प्रोसेस चलेगा। जैसे ब्लास्ट सेल बन गई, एरिथ्रोब्लास्ट बन गई, अब यहां से शुरू होगा एरिथ्रोपोएसिस। जैसे इस पूरे प्रोसेस को तो बोलते हैं हिमेटोपोएसिस, लेकिन अलग अलग सेल के बनने का अलग अलग प्रोसेस है, जिसमें आरबीसी के बनने का प्रोसेस कहलाता है एरिथ्रोपोएसिस। मैं लिखाऊंगा आगे पूरा आरबीसी का बनना, लेकिन आरबीसी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस, जिसमें पहले बनी एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बनी अर्ली नोमोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नोमोब्लास्ट, लेट नोमोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, और अल्टीमेटली बन जाएगी एरिथ्रोसाइट। मतलब आरबीसी जैसे ये ब्लास्ट बनी पहली सेल, अब इससे अलग अलग स्टेप में अलग अलग आरबीसी का डेवलपमेंट होगा। आरबीसी के डेवलपमेंट के होने का प्रोसेस का मतलब होता है कि आरबीसी जो ये सेल है, इस सेल का सही प्रॉपर साइज में आना, क्योंकि बहुत बड़ी सेल होती है तो वो प्रॉपर साइज में आती है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन बनता है। तो दो काम जब होता है तो आरबीसी का फॉर्मेशन और आरबीसी का मैच्योरेशन होता है। 5 दिन में आरबीसी फॉर्म होती है, 2 दिन में आरबीसी मैच्योर होती है। और जब फॉर्मेशन और मैच्योरेशन आरबीसी खत्म कर देती है तो इस एरिथ्रोब्लास्ट आरबीसी जो कि प्रीकर्सर या प्री मैच्योर सेल है, उससे मैच्योर आरबीसी बनेगी, और मैच्योर आरबीसी कहां आएगी? ब्लड में, और इसको मैं नाम देता हूं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलता हूं? तो एरिथ्रोसाइट किससे बनती है? एरिथ्रोब्लास्ट से। मेरे ब्लड में तो वो किस नाम से है? एरिथ्रोसाइट या आरबीसी के नाम से। लेकिन बोन मैरो में जब मैंने उसको बोला तो क्या नाम था? एरिथ्रोब्लास्ट। और वो किससे बनी? माइलोइड से। और माइलोइड किससे बनी? स्टेम सेल से। और स्टेम सेल वो बनी हुई थी, वो तो शिफ्ट हो रही थी, यॉर्क सैक से लिवर स्प्लिन में गई, लिवर स्प्लिन से बोन मैरो में आई, और अपना नंबर खुद ही मेंटेन करती है। वो अजर अमर है, वो आत्मा है, और आत्मा से ये शरीर बन रहे हैं, और इनकी उम्र है, आरबीसी की उम्र है, ध्यान रखना। अब ब्लड में कूद गई, 120 दिन तक जिंदा रहेगी, जैसे हम सब कूद चुके हैं दुनिया में। अब हमारी एडीडी फिक्स है। आप में से कोई है कि नहीं सर मैं तो अमर हो गया? कोई नहीं है। हाँ, सबकी अलग अलग है, जैसे 150 मेरी है, आपकी अपने अपनी आपको पता होगी, है किसी को अपने अपने पता होगी सबको, है कि नहीं है? नहीं पता है तो काफी गंभीर है मामला, थोड़ा रामचंद्र से संपर्क को बता देता है धीरे से। माहौल बनाओ तो बताता है। तो माहौल बना के कभी मूड में होता है ना, जैसे पिताजी मूड में होता है तब हम मांगते हैं वो मिल जाता है, तो ऐसे रामचंद्र मूड में होता है तो धीरे से पूछ लो ईडीडी, बाकी तो नहीं बताता है, मूड में बता देते हैं। तो ऐसा मामला है। एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनती है? एरिथ्रोसाइट की अब क्या है? उम्र। उधर उसकी उम्र थी क्या? नहीं, स्टेम सेल की कोई उम्र नहीं है, लेकिन जब उससे आरबीसी बनी इसकी उम्र है।
इस माइलोब्लास्ट से डब्ल्यूबीसी बनेगी। माइलोब्लास्ट इज ए प्रीकर्सर सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी। हम एक वर्ड आगे पढ़ेंगे, माइलो सप्रेशन। कोई एक दवाई है, मान लो मैं किसी मरीज को कार्बामाजेपाइन दे रहा हूं। कार्बामाजेपाइन इज ए एंटी कन्वर्जन ड्रग विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट पार्शियल सीजर और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, पेन ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अगर मैं किसी मरीज को कार्बामाजेपाइन दवाई देता हूं, कार्बामाजेपाइन दवाई जाके इसको चुप कराती है, माइलो सप्रेशन कराती है। कीमोथेरेपी की जितनी भी दवाई होती है माइलो सप्रेशन कराती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी मरीज को कीमो ड्रग दोगे, कैंसर के इलाज में काम में ली जाने वाली दवाई देते हैं, तो उसका सीबीसी चेक करते हैं और उसमें डब्ल्यूबीसी देखते हैं बार बार। और डब्ल्यूबीसी अगर कम आती है तो फिलग्रिस्टिम नाम की एक दवाई देते हैं डब्ल्यूबीसी को बढ़वाने के लिए। वो सब माइलो सप्रेशन होता है। माइलोब्लास्ट को ही नहीं बनने देते हैं। वो दवाई जाती है बोन मैरो में जाके इसका टूंपा दे देती है, तो डब्ल्यूबीसी बनेगी क्या? नहीं, क्योंकि प्रीकर्सर सेल का भविष्य ही खराब कर दिया, इसका इसी को खत्म कर दिया। तो हम एक इंजेक्शन देते हैं फिलग्रिस्टिम, वो जाके इन सेल को बनवाता है, तो डब्ल्यूबीसी बन जाती है। कैंसर सेल का काम है उनको खत्म करना, हमारा काम है वापस बनवाना, है ना। तो इस तरीके से ये जो माइलोब्लास्ट है, इससे आगे जाके क्या बनेगी? ल्यूकोसाइट। क्या बनती है? ल्यूकोसाइट्स, जिसको मैं क्या बोलता हूं? डब्ल्यूबीसी। और इसकी उम्र है, जैसे आरबीसी 120 दिन उम्र है, इसकी कितनी उम्र है? 0 से 16 दिन। डब्ल्यूबीसी जो है ना, उसकी उम्र है 0 से 16 दिन। कुछ डब्ल्यूबीसी पैदा होते ही मर गई, कुछ तो रास्ते में ही मर जाती है, कुछ एक दिन जिंदा रहती है, कुछ 2, कुछ 5, कुछ 7, मैक्सिमम 16 दिन, 0 से 16 दिन। मेगा कैरियोब्लास्ट से बनती है प्लेटलेट। क्या बनती है? जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोब्लास्ट से इससे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। और थ्रोम्बोसाइट्स जो होती है प्लेटलेट, इसको हम बोलते हैं, इसका भी उम्र है कितना? 7 से 11 दिन, 7 to 11 डेज। तो ये 7 से 11 दिन में खत्म होती है। ये कितने दिन में खत्म होती है? 16। ये कितना होगा? 120। तो सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाली सेल होती है आरबीसी, है कि नहीं? 3 तरह की सेल है। अब इन्होंने क्या किया, जो ये अलग अलग सेल है, जैसे एरिथ्रोब्लास्ट है, मेगा कैरियोब्लास्ट है, या आपका माइलोब्लास्ट है। ये मेगा कैरियोब्लास्ट और एरिथ्रोब्लास्ट हैं तो शादी वादी की नहीं, आगे कोई संताने वंताने है ही नहीं इनकी। आरबीसी मतलब आरबीसी को कोई टीआरबीसी टारबीसी कुछ भी नहीं है। प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट, इसको कोई स्लेटलेट मिलेटलेट कुछ भी नहीं है। लेकिन डब्ल्यूबीसी के है, बच्चे हैं, 2 बड़े बच्चे हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट, एक है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के 3 बच्चे हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल। जैसा ना बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, ऐसे इनके अलग अलग बेटे हैं। तो एक हो गया आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप है, लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट के 3 बच्चे हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल। और ग्रेनुलोसाइट के 2 बच्चे हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनमें सबसे खराब और दूर दूर रहने वाला, सबसे अलग रहने वाला लड़ाकू बच्चा लिम्फोसाइट, है कि नहीं? तो ये जो डब्ल्यूबीसी माइलोब्लास्ट है, इससे ल्यूकोसाइट बनती है। ल्यूकोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल और मोनोसाइट, ये चारों तो यही बन जाएगी। लेकिन जो लिम्फोसाइट है, जो मैंने कहा लड़ाकू बच्चा है, वो इनसे नहीं बनता है, वो यहां बनता है लिम्फोइड से। लिम्फोइड क्या करती है? डब्ल्यूबीसी की एक सेल बनाती है, उसका नाम है लिम्फोसाइट। समझ गए मेरी बात को कि भाई ये जो डब्ल्यूबीसी है माइलोब्लास्ट, इस माइलोब्लास्ट को हमने डब्ल्यूबीसी बोला, तो माइलोब्लास्ट से डब्ल्यूबीसी, जैसे आरबीसी तो आरबीसी होती है, तो इसका आरबीसी ही बनेगी, और प्लेटलेट तो प्लेटलेट ही बनेगी। पर डब्ल्यूबीसी में तो सर 5 भाई है डब्ल्यूबीसी के अंदर, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल। 3 भाई तो ये है, एक मां के, और 2 मोई मां के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। 2 पत्नी है डब्ल्यूबीसी के, तो 3 तो एक की संतान है, 2 की एक है। ये 3 एक साथ रहते हैं। ये जो 2 है, इसमें एक कम लड़ाकू है, एक वो जो गूंगियन है, वो करता है। हम देखा होगा उसमें 5 लड़के होते हैं, 3 एक माँ के, 2 है, 2 में एक वो होता है ना, कि ओ के मोबाइल नंबर बताओ कि ओ, तो बोले हो गए, बोले अभी तो बोला ही नहीं पूरा हो गए। यू सी दैट, है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो वो जो है वो वाला ये है, वो लड़ाकू आदमी में तो इसको अलग कर दिया। तो ये कौन से किस्म आ गया? लिम्फोइड में। तो लिम्फोइड से जो बना, लिम्फोइड से इससे जो बनती है वो कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स। कौन सी होती है? यहां पे लिम्फोइड से, यहां पहले या बना दो, लिम्फोब्लास्ट, ब्लास्ट सेल में मैं बात करूं। और एक बनती है प्रो एन के सेल। क्या बनती है? प्रो एन के सेल। 2 सेल बनती है,
लिम्फोइड से। एक तो डब्ल्यूबीसी का टाइप है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोब्लास्ट, और दूसरा क्या बनता है, प्रो एनके सेल। ये जो लिम्फोब्लास्ट है इससे क्या बनती है, लिम्फोसाइट। क्या बनती है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स में दो लिम्फोसाइट बनती है, टी और बी। एक तो टी लिम्फोसाइट होती है और एक बी लिम्फोसाइट होती है। टी लिम्फोसाइट में दो होती है, CD4 सेल और CD8 सेल। मतलब इन्होंने अपने परिवार बढ़ाने शुरू किए हैं, क्योंकि बेचारा पिछड़ गया काफी, उनके बहुत ज्यादा है नंबर, तो इसने भी अपना खोला खाता। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी के दो है, CD4 CD8 सेल। बी के अंदर भी मदद करती है CD4 सेल, और बी से बनाती है IgG, IgA, IgM, 5 बच्चे उधर पैदा करते हैं। तो ये इसके भी बहुत सारे टाइप है जो आगे हम पढ़ेंगे, सभी सेल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये बनती कैसे है। मैं ब्लड में देखता हूं तो डब्ल्यूबीसी है, पर ब्लड में डब्ल्यूबीसी का इतिहास क्या है, तो इतिहास शुरू होता है बोन मैरो से। बोन मैरो में बनती है पहले स्टेम सेल से माइलोइड, माइलोइड से बनती है माइलोब्लास्ट, और माइलोब्लास्ट से बनती है डब्ल्यूबीसी। तो मैं यहां देख रहा हूं ये तो मैच्योर सेल है सब, जो सीबीसी की हम रिपोर्ट लेके बैठे और हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी 12,000, तो ये 12,000 डब्ल्यूबीसी तो मैच्योर सेल देख रहा हूं मैं। लेकिन इसकी कहानी इमेच्योर कहां है, बोन मैरो में। तो ये जो इमेच्योरिटी वाला काम होता है, ये पूरा बोन मैरो हाउस है। और इस बोन मैरो हाउस में ये जो पूरा काम चल रहा था, ये पूरा काम तो चल रहा है बोन मैरो हाउस में। और इस बोन मैरो हाउस में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है ना, ये बोन मैरो हाउस है। और यहां पे सभी तरह की प्रीकर्सर सेल है, और इन प्रीकर्सर सेल से क्या बनती है, मैच्योर सेल। मैच्योर सेल में मैंने बोला एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनती है, एरिथ्रोसाइट। माइलोब्लास्ट से बनती है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। मेगाकैरियोब्लास्ट से बनती है थ्रोम्बोसाइट। मैंने इधर बोला लिम्फोब्लास्ट से बनती है लिम्फोसाइट। और ये आपका जो है लिम्फोसाइट में टी और बी लिम्फोसाइट। और प्रो एनके सेल से बनती है नेचुरल किलर सेल, एनके सेल। ये जो प्रो एनके ब्लास्ट सेल है, इससे क्या बनती है, एनके सेल। एनके सेल होती है नेचुरल किलर सेल। कौन सी सेल है, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। यह टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी में दो होती है, CD4 और CD8। टी लिम्फोसाइट हमेशा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, बी लिम्फोसाइट हमेशा ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी को फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो ये सारी की सारी सेल तो कहां आएगी अब, तो आपने देखा होगा कभी आपने ब्लड का सैंपल लिया तो आपको ऐसा थोड़ी मिला कि माइलोइड है उसके अंदर, माइलोइड नहीं होती है ब्लड में। कभी आपने ऐसा देखा इसमें माइलोब्लास्ट है, नहीं होती है। कभी आपने देखा इसमें एरिथ्रोब्लास्ट है, नहीं होती है। मेगाकैरियोब्लास्ट है, नहीं होती है। लिम्फोब्लास्ट है, नहीं होती है। प्रो एनके सेल होती है, नहीं होती है। तो आपने क्या देखा, वहां पे आरबीसी होती है, वहां पे डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होती है, लिम्फोसाइट होती है, एनके सेल होती है, ये सब ब्लड में होती है। लेकिन ये नहीं होती है जो हमने देखा। तो एक्चुअली में मैं सैंपल लेता हूं तो ब्लड का लेता हूं। ये ब्लड सेल बनी, इनको मैंने क्या बोला, फॉर्म्ड एलिमेंट, लेकिन बनी कहां, बोन मैरो में। और बनाने का काम किसने किया, स्टेम सेल ने। और स्टेम सेल खत्म क्यों नहीं होती है, ऑटो जनरेशन, खुद को खुद ही बना लेती है। भगवान अजर अमर क्यों है, भगवान हैव कैपेसिटी टू जनरेट हिमसेल्फ और एनीवन, वो किसी को भी बना सकते हैं, है ना भाई। भगवान किसी की जान ले सकते हैं, किसी को जान दे सकते हैं। जिस आदमी में देने का है पावर, वो ले भी सकता है। हमें अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। इसलिए देखा होगा कि अगर इंसान किसी को मार देता है तो मारने वाले को सजा होती है, क्योंकि वो अपराध है। क्योंकि आप अगर किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी की जान, लेकिन भगवान पे ये केस लागू ही नहीं होता है, वो तो रोज मर्डर करता है, बोले इसको उठा लो, तो ये मर्डर ही तो है। तो उन पे केस क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो देते आता पूरा वापस, कि भगवान एक बच्चा दे दे, ये लो अभी उठाया इधर से, तुम ले लो। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, सबको खुश करता है, इधर रुलाता है उधर हंसाता है, फिर उधर रुलाता है इधर हंसाता है। समानता रखता है ताकि आदमी मजबूत बने। सभी को सुख ही सुख देंगे तो सुख का उसको इंपॉर्टेंस ही पता नहीं चलेगा। तो लाइफ में कठिनाइयां आएगी, वो कठिनाइयां आएगी क्योंकि वो आना पार्ट है। वो इसीलिए आएगी क्योंकि तुम्हें पता चले कि सुख क्या होता है। अगर दुख ना आए तो तुम्हें सुख का पता नहीं चले। भाई अंधेरा हो ही ना तो उजाले की इंपॉर्टेंस ही है क्या, नहीं। लेकिन अंधेरा होता है और फिर सुबह सुबह जब सूर्य देवता मूड में आते हैं ना, तो अब कहते हैं न्याल कर दिए, अब आगे आओ, जल चढ़ाते हैं। बाकी कौन जल चढ़ाए, इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाए अगर पूरे दिन आदमी रहे तो। अतिथि कभी कभार घर आते हैं तो मेहमानबाजी करते हैं, रोज घर में बैठे रहे तो, समझ लो बात को। तो दो एस्पेक्ट है लाइफ के। अब इंसान को क्या चाहिए होता है
कि उसको धैर्यवान और समांतर रहना चाहिए। जैसे भगवान राम ने आके संदेश दिया, लुगाई लेके ले गए लोग, घबराए नहीं बिल्कुल भी, लुगाई लेके आएंगे वापस, क्या है ऐसा थोड़ी। और ऐसे भी थोड़ी कि ओ माँ अब क्या करूं, अगरबत्ती लगानी शुरू कर दी, भगवान मेरी लुगाई वापस ले आओ। धैर्यवान थे, पौरुष था, वापस लेके आएंगे, ले गए तो कोई बात नहीं, है कि नहीं, खुद पे पूरा विश्वास था। जबकि पास में कुछ भी नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई सेना मंगाई नहीं थी, राजा थे वो तो। अयोध्या में इंफॉर्मेशन देते, पूरी अयोध्या की जनता आ जाती कि हमारी बींदनी को उठा ले गया, रावण के चितड़े कर देते वो। लेकिन उधर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। और हम तो थोड़ी टांग टूट जाए, 10 जनों को फोन नहीं करे तब तक तो आराम ही ना आए, मेल में कुटकुलाट चले। कोई फोन भी करता ना कैसे हो, बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा अंगूठा दुख रहा है, जानबूझ के ऐसे कि आगे पूछेगा वो, बोले कैसे दुख रहा है, बोले वो सुबह गिर गया था। किसी और को फोन करेंगे, हाँ थोड़ा अंगूठा दुख रहा है, थोड़ा बाद में कॉल करता हूं, तो किया क्यों था, बताने के लिए अंगूठा दुख रहा है, आज लगी है मेरे। 10 जनों को ना बोले तब तक तो। और हम ऐसा सोचते हैं कि हमें एकदम से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। भगवान राम इतने अच्छे थे, उनके भी आई, तो तुम तो परेशानियों पैदा करते हो जानबूझ के, तो तुम्हारे तो आएगी, ये तो तय है कि नहीं। एटीट्यूड हमेशा रिजल्ट तय करते हैं, दैट इज बेसिक कंसेप्ट, है ना। तो ये सारी की सारी सेल में पुदीना क्या है, मैच्योर सेल बना देती है। अब हम एक एक करके सभी मैच्योर सेल को पढ़ेंगे। मैंने पहले ये पढ़ना है कि बोन मैरो का क्या काम था मेरे इस पूरे प्रोग्राम में। बोन मैरो से बहुत सारे सवाल बनते हैं। हम जब ब्लड सेल की बात करें, क्योंकि हम ब्लड सेल की बात करें तो हमने बोला वहां पे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होती है, पर ये आई कहां से, तो अब हमें पता चल गया कि आती कहां से है, ये स्टेम सेल से बनती है। स्टेम सेल खत्म क्यों नहीं होती, तो मुझे पता चल गया। ये सारा काम किस में होता, तो बोन मैरो में। जब फीटल लाइफ में था तो किस में हो रहा था, लिवर स्प्लीन में। और जब मैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में था तो यॉर्क सैक में था। ये जब काम हो रहा था फीटल लाइफ में और मेरे अंदर, अभी इन काम में बहुत बड़ा फर्क है। लीवर और स्प्लीन जो ये सेल बनाएगी और मैं अभी ये बनाता हूं, इसमें दिन और रात का फर्क है। वो आगे बहुत मदद करेगा ये बात हमें, लेकिन हमें ये बात जब पता होगी कि फीटल लाइफ में अलग काम जगह हो रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस और मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, मेडुलरी मतलब बोन मैरो का हिमेटोपोइसिस अलग अलग तरह का है। बच्चे के दिमाग की सोच और उससे होने वाले कुछ काम अलग होते हैं, और मेरे दिमाग के सोच और उससे होने वाले काम में फर्क होगा। मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करूंगा, बच्चा प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता। छोटा बच्चा है, 3 साल का है, सुबह उठा, दिमाग में कोई आइडिया आया, उसने जाके इंप्लीमेंट किया। आइडिया क्या आया था कि आज पड़ोसी के बच्चे के है कि नहीं है, अब जैसे तैसे करके मचका के आ गया वो तो जो तो इंप्लीमेंट किया, कोई रिजल्ट आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, उससे क्या ही फर्क पड़ा। मेरे ऐसे ख्याल आते हैं क्या दिमाग में, नहीं, मेरे सुबह दिमाग में अलग आएगा कि ये करना है, ये करना है, ये प्लानिंग करना है, वहां जाना है, फलाना, उसका कुछ प्रोडक्टिव आउटकम होता है। 2 तरह की थॉट है। तो मैंने जब बच्चे के लाइफ में लीवर स्प्लीन से जो बनाया, वो हिमेटोपोएटिक प्रोसेस में बनने वाली सेल अलग तरह की होगी। वो सिर्फ उसी समय काम आती है जब बच्चा मदर के वूम में है, और वो मेरे अभी कोई काम की नहीं है। अगर मैं बाहर आ जाऊं, मदर के वूम से बाहर आ गया हूं और मैं उसी से काम चलाना चाहूं तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और मेरे अंदर जो अभी है ये एडल्ट वाली है, और इसी से मैं यहां जिंदा रह सकता हूं। तो इस आरबीसी में और उस फीटल लाइफ वाली आरबीसी में बहुत बड़ा फर्क है। तो जब हम पीडियाट्रिक पढ़ते हैं तो वो आरबीसी हमारी बहुत काम आती है समझने के लिए कि ये जॉन्डिस वॉन्डिसन क्या होते हैं। लेकिन अभी ये आरबीसी मुझे एडल्ट आरबीसी के बारे में बता रही है। तो ये मैंने जो कराया सब बोन मैरो में करवाया, और इससे बनी हुई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कौन सी है, एडल्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। और इस पूरी मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, हिमेटोपोएसिस। तो अब सबसे पहली सेल मैं यहां पे पढ़ने वाला हूं वो है आरबीसी, और इसको मैं क्या नाम देता हूं, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स सेल का नाम है आरबीसी, और इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ये जो आरबीसी एरिथ्रोसाइट है, इसके बनने का प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस आरबीसी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। कहां होता है एरिथ्रोपोएसिस, है किडनी में। कहां उतर गए भाई हम अभी तो बता रहे, ओन मैरो बताया,
किडनी में काहे को उतर रहे हो? है, इट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। किडनी कम काम ले, दिमाग ज्यादा काम में ले। कुछ लोग किडनी ज्यादा काम में लेते हैं, मुत्ती मुत्ती बनाते रहते। दिमाग काम में ले और कुछ प्रोडक्टिव बनाओ तो जिंदगी भर काम आएगा। किडनी से बनी हुई चीज कहां काम आई? फ्लश करते हैं हम उसको, यस और नो? किडनी प्रोडक्ट ऑलवेज वेस्टिजियल थिंग, दैट इज नॉट यूज फॉर बॉडी। ब्रेन ऑलवेज प्रोडक्ट प्रोडक्टिव थिंग, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर बॉडी। वो कहता ना कि दुनिया की सबसे महंगी जमीन होती है शमशान घर। दुनिया की सबसे महंगी जमीन कौन सी होती है? शमशान घर, जहां पे मुर्दों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। क्यों महंगी है वो? क्योंकि वहां पे लाखों अरबों खरबों रुपए के आइडिया दफन गए, दिमाग में ही लेके चले गए। मुत्ती मुत्ती की कभी लगाया ही नहीं, ये दिमाग तो लगाया ही नहीं कभी। हम सबके दिमाग में आइडियाज होते हैं, उस आइडियाज को इंप्लीमेंट करने पे अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं, लेकिन लोग उस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या कहेंगे लोग, अगर फेल हो गए तो? करते ही नहीं है, बढ़ने दो, अपने काय का करना, करेंगे ही नहीं तो फेल नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो इस एवज में कई लोगों ने कुछ भी आइडिया नहीं लगाए और कई लोगों ने आइडिया लगाए कि पानी को बोतल में डाल के बेच दो, पानी को बोतल में डालो बेचो, बिस्लेरी। ऊंट भी पीता है आजकल। रेगिस्तान का जहाज ऊंट है, पानी नसीब नहीं होता, बिस्लेरी के बिना बात नहीं करता है। बिस्लेरी नाम का आइडिया किसी आदमी के दिमाग में आया था ना, कितना बड़ा। पानी बेच रहा है बोतल में डाल के और कुछ नहीं कर रहा है, और उसी बोतल को हम आज भी करें। घर से जाते हैं, स्टेशन पे जाके एक बिस्लेरी देना, तो घर से आया है, पानी क्यों नहीं ले गया? बोतल ले लेंगे, कौन लेता है घर से? दिमाग, उसने पानी अवेलेबल करा दिया स्टेशन पे बोतल में डाल के, घर से आदमी लेगा। उसको पता था कि आदमी कितना लेजी है, करना कुछ नहीं है, बोतल में पानी डाल के रख दो, 20 रुपए देगा वो, समझ रहे हो? और एक आदमी 20 रुपए देगा, करोड़ों की जनता है, करोड़पति बन गया वो तो बैठे बैठे पानी बेच बेच के। आइडिया काम करते हैं, और हम ये इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तब तो कुछ नहीं होता था। हमें कभी अगर लगेगा ही नहीं कि मेरा नॉट सेट में हो सकता है तो कभी नहीं होगा। एक बार आइडिया आ गया और उस पर काम कर लिया, आसान हो जाता है। सिलेक्शन तो बहुत ही मामूली चीज बन जाता है, लेकिन जब तक हम उसको बहुत ज्यादा हो बना के रखते हैं तब तक वो है वो, दैट इज सिंपल थिंग। तो हमने बोला कहां पे काम होता है ये? बोन हिमेटोपोइसिस ही एरिथ्रोपोइसिस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हिमेटोपोइसिस सभी सेल का बनना, एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का बनना, सिंपल सा कंसेप्ट है ना? तो आरबीसी के बनने के प्रोसेस को, और ये भी कहां होता है? इट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, इट टेक्स इन प्लेस इन बोन मैरो। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। फॉर एरिथ्रोपोइसिस need of a hormone, known as erythropoietin। ये एक हार्मोन है, इसका नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। फॉर्म्ड बाय, अब इस हार्मोन को कौन बनाती है? किडनी नहीं बनाती है लाले। फॉर्म्ड बाय पैराट्यूबुलर कैपिलरी, पैराट्यूबुलर कैपिलरी। और ये किसकी पैराट्यूबुलर कैपिलरी है? रीनल ट्यूब्यूल्स की। वो कौन सी होती है? नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल होती है ना, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ पेनले, उसके साइड में पाई जाती है पैराट्यूबुलर कैपिलरी। और पैराट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कहां जाता है? बोन मैरो में। और बोन मैरो में जाके बोन मैरो को कहता है क्या करो? एरिथ्रोपोइसिस करवाओ। तो अगर मुझे एरिथ्रोपोइसिस करवाना है तो एरिथ्रोपोइसिस की नीड, एरिथ्रोपोइसिस करवाने के लिए पहले किसकी नीड होगी? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की। अब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो पैराट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है, नेफ्रॉन की जो पीसीटी डीसीटी जो ट्यूब्यूल है उसके साइड में पाई जाने वाली ब्लड वेसल को बोलते हैं पैराट्यूबुलर कैपिलरी। और जब ये बनाती है तो वो कब बनाएगी? वो तब बनाएगी जब आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए किसकी जरूरत होती है, तो हाइपोक्सिया की। मेरे शरीर में आरबीसी का बेसिक काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। और मेरे शरीर में जैसी ऑक्सीजन की कमी होगी तो तुरंत आरबीसी बननी शुरू हो जाएगी।
तो मुझे अगर एरिथ्रोपोएसिस कराना है तो अल्टीमेटली मुझे क्या कराना पड़ेगा, हाइपोक्सिया कराना पड़ेगा। तो यहां पे फॉर एरिथ्रोपोएसिस नीड ऑफ ए हार्मोन नॉन एज एरिथ्रोपोइटिन, अगले पेज में लिख दीजिएगा, एरिथ्रोपोइटिन secreted in the response of erythropoietin secretes in the response of हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में कौन सिक्रेट होता है, एरिथ्रोपोइटिन। अगर मेरे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, तो मेरी पैराट्यूबुलर कैपिलरी क्या सिक्रेट करेगी, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कहां जाएगा, बोन मैरो में, और वहां जाके वो क्या कराएगा, एरिथ्रोपोएसिस, जिससे मेरे क्या बनेगी, आरबीसी। तो मुझे जितनी ऑक्सीजन की कमी रहेगी मेरे ब्लड में, उतनी ज्यादा मेरे ब्लड में क्या बनती जाएगी, आरबीसी। इसलिए मेरे शरीर में कभी भी हाइपोक्सिया नहीं होने देती है मेरी ब्लड सेल, कि जैसे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, आरबीसी बनाती है, हीमोग्लोबिन आता है, ऑक्सीजन लेके दे देता है, बात खत्म। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देती है। पर उन लोगों में जिनको सुट्टा लगाने की आदत है, चैन स्मोकर है, उनके शरीर में लगातार हाइपोक्सिया रहता है। तो उनके लगातार हाइपोक्सिया का मैसेज जाता रहता है रीनल ट्यूब्यूल के पैराट्यूबुलर कैपिलरीज में, वो लगातार एरिथ्रोपोइटिन भेजते हैं, लगातार बोन मैरो से आरबीसी बनती रहती है। अंदर आरबीसी बहुत है। वो हाइपोक्सिया होने का कारण तो है फेफड़ा खराब हो गया, स्मोकिंग कर करके गैस एक्सचेंज ही नहीं हो रही है, तो ब्लड में लगातार ऑक्सीजन की कमी है, और लगातार बोन मैरो क्या बनाया जा रहा है, आरबीसी। और बनाते बनाते इतनी आरबीसी हो गई कि उनकी आरबीसी जो है नॉर्मल नंबर से भी डबल हो गई। हीमोग्लोबिन नॉर्मल से डबल हो गया, लोगों के 15 होता है, इनके 30 हो गया। इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, जो बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपके ब्लड में जब खूब सारी आरबीसी होगी तो ब्लड पतले की जगह गाढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ब्लड सेल पे। मेरा ब्लड पानी नहीं है, मैंने बोला रिवर है, पानी है, लेकिन वो पानी थोड़ी, उसके अंदर सॉल्यूट है, और सॉल्यूट नॉर्मल रहने चाहिए। अगर नॉर्मल नंबर से ज्यादा होंगे तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा होएगा तो चलेगा कैसे, और जब ब्लड चलेगा नहीं तो रुकेगा, और रुकेगा तो सड़ेगा मतलब थ्रोम्बस बनेगा, और बनेगा तो रुकावट पैदा करेगा, तो हाइपोक्सिया होगा, तो ऑर्गन की डेथ होने लग जाएगी। उसको बोलते हैं थ्रोम्बोटिक डिजीज। तो हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होना एक इंपॉर्टेंट चीज है आरबीसी के बनने के लिए, लेकिन लगातार हाइपोक्सिया रहना बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है कि नहीं। और ऐसा स्मोकर में होता है, इसलिए उनको स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखा हुआ होता है उस ठप्पे के ऊपर, जिसको लेके मुंह में लगा के, लड़के तो छोड़ो, लड़के, अभी परसों मैं जयपुर में था, तो वहां पे शाम को निकले, तो लड़के तो बेचारे ऐसे बैठे हुए, लड़के, हमने बोला ये कौन से माहौल में आ गए हम। जोधपुर में कम से कम लड़कियां तो पीते हुए हमने नहीं देखा अभी तक, यहाँ पे जयपुर में मतलब लड़के, आई एम वेरी सरप्राइज, लड़कियां सिगरेट पी रही है, मूवीज में ही देखा आज तक, है ना। और इस मतलब खुला, एक लड़के को प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ता है, तो वो स्मोकिंग करके खुद ही मरेगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़की स्मोकिंग करेगी तो 2-2, 3-3 जाने एक साथ जाएगी। वो जब प्रेग्नेंट होगी, इस स्मोकिंग का कितना खतरनाक प्रभाव, और ये तो छूटती नहीं है, लत हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है निकोटीन, है ना, ये तो साइको अफेक्ट करती है। तो एक बार पीना शुरू करेगी, प्रेगनेंसी होने के बाद में कौन सी आदत वो छोड़ देगी, और प्रेगनेंसी में पिएगी तो अंदर बचेगा, तो पैदा होने से पहले ही कचुम्बर निकल जाएगा, क्योंकि ये तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट करती है। बच्चा कैसा गलत प्रभाव होगा बच्चे की बॉडी पे उस स्मोक का। पर आई डोंट नो व्हाई, कहां से बच्चे सीख रहे हैं, क्या हो रहा है, मामला गंभीर है बहुत, है कि नहीं। मतलब दिस इज वेरी डेंजरस, है ना। तो मतलब आप किस जमाने में है, एटलीस्ट कम से कम ह्यूमन हेल्थ का, तो हेल्थ इज द रिचेस्ट सोर्स। मैंने कहा कि हम पैदा हुए हैं तो एक ही जिंदगी मिला है, और पुनर्जन्म मैं नहीं समझता हूं। मैंने तो आज तक गए हुए को वापस देखा नहीं, यहाँ की मैं आया हूं वापस हाथ लगा के उधर, बढ़िया था भगवान के घर पे, सब बढ़िया, मैं वापस आ गया हूं, मुझे आज तक कोई दोबारा मिला नहीं है। तो दिस इज जस्ट ए थॉट कि पुनर्जन्म होता है, तो एक जिंदगी मिली है, कम से कम उसको हेल्दी लाइफ की तरह के तो जिए। मोल बीमारी ले लेके तो क्यों ही खराब करना जिंदगी को, है। बोले आप 10 साल ही जियो, लेकिन 10 साल ऐसा जियो, करने को काम तो बहुत है भाई। सुट्टा लगाना ये कोई काम होता है क्या, है कि नहीं। एंड उससे मिलता भी क्या मुझे भी समझ नहीं आता, धुआं अंदर जाता है बाहर आता है, दैट इज वेरी डेंजरस, है ना। तो
ये हाइपोक्सिया रहेगा, उनको तो लगातार हाइपोक्सिया रहेगा, और हाइपोक्सिया रहेगा तो क्या होगा, तो erythropoiesis is the formation of red blood cells stacked in bone marrow. Erythropoiesis need to a hormone that is known as erythropoietin that form in paratubular capillary. Erythropoietin secrete in response of hypoxia. एक आरबीसी बनने के प्रोसेस को तो एरिथ्रोपोइसिस बोला, कैसे बनती है वो पूरा हम पढ़ेंगे, लेकिन बनने के बाद में हमने बोला इसका एक फिक्स टाइम पीरियड है और उस टाइम तक ये जिंदा रह के फिर खत्म हो जाती है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, अगला जो सवाल पूछा जाता है, इसका जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान वो कितना होता है, 120 दिन का, ये मैक्सिमम है। 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहती है एडल्ट के अंदर। किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। वही एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो 60 से 80 दिन, कितना दिन, 60 to 80 डेज। ये किसके अंदर, एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो न्यूबॉर्न बेबी में तो होता है 60 से 80 दिन, और एक एडल्ट के लिए तो कितना होता है, 120 डेज। और आरबीसी के जिंदगी जीते जीते कभी बीच में या कभी जिंदगी पूरी होने के बाद में समाप्त होने की प्रथा को बोला जाता है हीमोलाइसिस। आरबीसी के खात्मे के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डेस्ट्रॉय हो जाना, इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। और हीमोलाइसिस कहां होता है, टेक्स प्लेस इन स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, स्प्लीन। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आपने सुना होगा स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हमने स्प्लीन को बोला आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव मतलब कब्र, यार्ड मतलब स्थान, कब्र का स्थान, कब्रिस्तान। आरबीसी को वहां पे खत्म कर दिया जाता है जब आरबीसी बूढ़ी हो जाती है। कैसे होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो एरिथ्रोपोइसिस और एक हीमोलाइसिस। एरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस इन बोन मैरो और हीमोलाइसिस टेक्स प्लेस इन स्प्लीन। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन ऑफ secretes in response of hypoxia and it help in erythropoiesis. Life span of RBC is 120 days and in newborn is 60 to 80 days. Hemolysis is the destruction of RBC and it takes place in spleen. अब सबसे पहले हम एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को समझने का प्रयत्न करते हैं। एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के बनने का प्रोसेस, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी याद रखना, एक तो है डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी और एक है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो डेवलपमेंट होता है, बनने का काम होता है, वो तो होता है 5 दिन का, 5 डेज का। आरबीसी का डेवलपमेंट 5 दिन का काम होता है। और आरबीसी का जो मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का मैच्योरिटी जो आती है वो कितने दिन में आती है, 2 दिन में। तो आरबीसी 5 दिन में बनती है और 2 दिन में आरबीसी क्या हो जाती है, मैच्योर होती है। तो टोटल 7 दिन होते हैं। आरबीसी के बनने का काम और आरबीसी की मैच्योरिटी का काम, ये दोनों काम जो है, आरबीसी का बनने का काम 5 दिन का होता है और आरबीसी का जो मैच्योरेशन है वो होता है 2 दिन का। तो टोटल 7 डेज। तो आरबीसी का डेवलपमेंट होता है 5 दिन का और आरबीसी का मैच्योरेशन कितना होता है, 2 दिन का। 5 दिन में आरबीसी बनेगी और 2 दिन में आरबीसी मैच्योर होगी। इस बनने के प्रोसेस में कुछ स्टेप है, 5 दिन है तो 5 ही स्टेप है। पहला स्टेप होता, हमने एक सेल बनाई थी, क्या नाम बता, एरिथ्रोब्लास्ट। पहली सेल क्या थी, किससे बनी, माइलोइड से। माइलोइड किससे बनी, स्टेम सेल से। तो माइलोइड से बनी एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट पहला स्टेप है। उसका दूसरा दिन बनी वो अर्ली नोमोब्लास्ट, तीसरे दिन बनेगी इंटरमीडिएट नोमोब्लास्ट, चौथे दिन बनेगी लेट नोमोब्लास्ट और 5वें दिन बनेगी रेटिकुलोसाइट। तो 5 दिन में अलग अलग स्टेप में जाएगी और लास्ट जो इमेच्योर आरबीसी होती है वो होती है रेटिकुलोसाइट, जो 5वें दिन पे बनती है। अब रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बनने में 2 दिन लगते हैं और 2 लोगों की भूमिका है। पहला आदमी है विटामिन B12
और दूसरा आदमी है विटामिन B9, 2 आदमी। विटामिन B12 इज द साइनोकोबालामिन और B9 इज फोलिक एसिड। तो साइनोकोबालामिन और फोलिक एसिड मिलकर आरबीसी को क्या करवाते हैं, मैच्योर करवाते हैं। तो पहले आरबीसी का बनना, फिर आरबीसी का मैच्योर होना। फॉर्मेशन और मैच्योरिटी 2 काम है, तो इनको डिटेल के साथ में, और फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन सबको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें किसी तरीके का डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ ज्यादा समझ में आ गए, यू कैन आस्क। बताएंगे ना भैया, अभी तो मैं यही तो बता रहे हैं। नहीं करता है तो गाढ़ा होने का मकसद ये नहीं है। गाढ़ा होने के अलग अलग, गाढ़ा का बेसिक मतलब होता है कि देयर इज या तो एक्सेस नंबर ऑफ आरबीसी, एक तो ये है गाढ़ेपन का मतलब। गाढ़ेपन का दूसरा मतलब है कि आरबीसी नंबर में ज्यादा नहीं है, आरबीसी से मतलब आरबीसी का रोल ही नहीं है, उसकी बॉडी में कोएगुलेशन ज्यादा बन रहा है, थ्रोम्बोसिस, वो भी गाढ़ापन कहलाता है। तीसरा, किसी की बॉडी में लिपिड ज्यादा हो जाए, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको भी ब्लड का गाढ़ा होना कहते हैं। तो वो अलग अलग है, वो आप पूरा जब हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट? तो कितने लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है? पहले तो यार 6 बजे कौन 6 बजे के बाद कौन उठता है? 6 बजे के बाद, 6 बज के 1 मिनट पे भी कोई उठता है तो वो हाथ खड़ा करें। मैक्सिमम लोग 6 बजे के बाद उठते हैं। क्या ठान रखा है ये बताओ? है क्लास लेट तक होती है रात को? क्या कह रहे हो? लेट सोते हो? क्यों? हैं? 10 बजे के बाद तो जगना महापाप है। देखो 10 बजे के बाद जगते हो हल्का पाप लगता है, 11 बजे तक। 12 बजे पर थोड़ा ज्यादा पाप लगता है। 12 बजे के बाद में तो वो पाप लगता है जो गंगा में नहाने से भी नहीं उतरता है। मतलब कुछ पाप होता है ना, जैसे कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, गंगा जाके आ जाओ, थोड़ा पाप उतर जाता है। लेकिन 12 बजे के बाद जो जगता है और 6 बजे के बाद जो उठता है, उसको तो गंगा नहाने पे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना गंभीर पाप है वो, इसलिए वो पाप ना करे और मानव बने, दानव ना बने। 12 बजे के और 6 बजे से पहले दानव होते हैं, है ना, मतलब 6 बजे के बाद में, तो उसके बीच के प्रोसेस को अपनाएं। 12 बजे के बाद जगने की कोई जरूरत नहीं है। रात को कोई पढ़ाई नहीं करते, मुझे पता है, मतलब होती नहीं है पढ़ाई, वो समझ में नहीं आती। आपको पढ़ते होंगे आप, समझ में नहीं आती वो। तो 12 बजे से पहले सोने का आदत डाले और 5 बजे उठने का आदत डाले, आदत बन जाएगी। ये कोई मतलब शराब पीना सीख सकता आदमी तो उठना तो सीख ही सकता है, क्या फर्क पड़ता है। उसको बनाने का आदत डाले, अगले 10 दिन में बन जानी चाहिए, और पूरी सर्दी 5 बजे ही उठना है। हाँ नहीं, हाँ है कि नहीं? और घर में कोई रजाई वजह है तो बेच दो, मैंने पहले भी बताया। तो अपना आप ओढ़ेंगे नहीं तो वापस नींद आएगी नहीं, क्योंकि वापस नींद तभी आती है जब आंख खुलने के बाद की जो परता है वो परता खत्म करनी है, जो बढ़िया वाली नींद। अब असली सोऊंगा के उस समय उठ जाओ, बस उस समय नहीं सोना अपने, है ना। बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ जी, इसका वीडियो सॉल्यूशन आएगा। ये कौन सा है पेपर है कल? वो उसका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा ऐप पे कल तक, है ना। उसको पूरा देख लेना, फिर कोई डाउट रहे तो मुझे बताना। थैंक यू।